Please like, comment and subscribe. Okay, listen up. So now, my dear friends, चालू कर दें. Okay, now yes, absolutely. Now, since this is the last day of your IPCC Inter CA, okay, कुछ ऐसा फालतू चीज नहीं बोलने वाला हूँ बेटा मैं. Okay, let's start with GST. Absolutely. Okay, तो लास्ट थोड़े अमेंडमेंट्स है जो आपको क्या है, जो जिससे आपको वाकिफ होना है. ओके, तो वो एक बार आप क्लियर कर लेंगे पोजीशन, उसके बाद यू विल बी फिट इनफ ओके टू अटेम्प्ट योर 40 मार्क्स ऑफ जीएसटी कंसिडरिंग एवरीवन इज फ्रॉम न्यू सिलेबस. एंड या दैट्स अबाउट इट. एंड यही आपका कारवां खत्म होता है माय डियर फ्रेंड्स. नाउ द बैटन इज इन योर हैंड. आर यू गेटिंग इट? यस, यू नीड टू टेक इट and move it forward and finish the line. Do you get that? Yes or no? Absolutely, my dear friends. Okay. Okay, so the very first is not an amendment. Very first thing is basically a clarification. Okay. If you remember section 8 of CGST Act. Okay, तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट करवाया था मैंने, मिक्स सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई, जिसमें क्या है, आप एक ही साथ या तो दो गुड्स या तो दो सर्विस या फिर एक गुड्स और सर्विस दे रहे हो. तो आज सिंपल सी बात है, वो दो गुड्स या दो सर्विस या गुड्स एंड सर्विस का रेट क्या है, अलग अलग. लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूं क्या, पेन और पेंसिल. तो उसमें इफ यू रिमेंबर कि पेन का रेट है लेट्स से 12% और पेंसिल का है 18%. तो आज वैल्यू क्या आएगा, वैल्यू जो होगा, लेट्स से मैंने 50 रुपए में दे दिया है, तो 12% पे लगेगा जीएसटी या फिर 18 पे? नहीं, वो सेक्शन 8 बताएगा. ओके और उसके लिए आपको जानना जरूरी है कि वो कंपोजिट सप्लाई है कि मिक्स सप्लाई. कंपोजिट सप्लाई में हमेशा एक जो कैरेक्टरिस्टिक होगा गुड्स का या सर्विस का, वो होगा डोमिनेंट इन नेचर, एंड देयर बाय वी विल टेक प्रिंसिपल सप्लाई बिकॉज दे आर ऑलवेज नेचुरली बंडल्ड. और मिक्स सप्लाई में आर्टिफिशियली बंडल्ड, कोई भी दो चीज को चिपका दो और क्या है, हायर रेट ऑफ टैक्स आपको ले लेना है. परफेक्ट. आर यू गेटिंग इट? यस. अभी थिंक ऑफ अ केस, ये क्लैरिफिकेशन सीबीएसई ने किसके रिलेशन में दिया है, प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के रिलेशन में. ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दैट. ओके, देख आज श्योरली कंफ्यूजन आ सकता है. ये जो दायरा है वो कंपोजिट सप्लाई का ही है, बट वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई कि बॉस ये केस में डोमिनेंट नेचर किसका है, सर्विस का या गुड्स का. फॉर एग्जाम्पल थिंक ऑफ अ केस कि आज फॉर एग्जाम्पल मैं क्या है, बहुत बड़ा ऑथर बन चुका हूं अभी. यस. ओके, तो आज क्या है, सिंपल सी बात है कि भाई आज फॉर एग्जाम्पल मैंने कंटेंट लिख दिया मेरी बुक का. नाउ व्हाट एम आई डूइंग इज, मैं ये कंटेंट दे देता हूं किसको, एक जेरोक्स शॉप वाले को, लोकल वाले को. उसको ही क्या है, मैं सपने दिखा रहा हूं कि तू भी अभी बड़ा पब्लिशर बन जाएगा. ओके, तो मैंने क्या बोला उसको, तू एक काम कर, तू ये कंटेंट ले, मैंने तेरे को उसकी सॉफ्ट कॉपी दे दी है और मुझे ये छाप के दे दे. आर यू गेटिंग इट? यस. So do you understand that now he is actually giving me two things. One is the book. छपा के देगा ना, तो बुक है, तो that is what? Goods. और क्या है, प्रिंटिंग सर्विस भी तो करवा के दे रहा है वो मुझे. यस, छाप के भी दे रहा है वो मुझे. तो आज इशारा किसकी तरफ है कि ये जो सप्लाई वो दे रहा है, जिसमें वो बुक भी दे रहा है मुझे, ओके, और बुक के अंदर कॉन्ट्रैक्ट छप के दे रहा हूं मैं. तो आज उस केस में वो कंपोजिट सप्लाई तो है, बिकॉज अलग अलग नहीं आ सकता कभी भी. ओके, कंटेंट कभी अलग और बुक कभी अलग, ऐसा कैसे, पॉसिबल ही नहीं. इट्स अ कंपोजिट सप्लाई. तो ये बात तो पक्की है. पर यहां पे ये नहीं पता चल रहा है कि ऐसे सिनेरियो में भैया सप्लाई ऑफ गुड्स है, ये क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस. दूसरा एग्जांपल, लेट्स से को पता ही है कि आज क्या है, आप बन जाएंगे क्या, सीए. तो सीए बनने के बाद मेरी एडवाइस रहेगी कि आप शुरुआत कर दीजिए शिकार. आर यू गेटिंग इट? यस. ओके, तो इससे क्या होगा, सिंपल सी बात है, लेट्स से यू फाइंड समवन इन योर फर्म और इन योर कंपनी वेयर यू आर रिक्रूटेड एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. तो क्या है, फिर आप डेट पे जाएंगे. तो डेट पे जाएंगे तो फिर क्या है बताइए आप, हाँ गिफ्ट लेके जाएंगे कि नहीं. तो गिफ्ट लेके जाएंगे तो पता है कपल लोग ये सब बहुत लवी डवी चीजें करते हैं. जैसे कौन सी बताइए, जैसे पिलो है, ओ दिल शेप वाला, मग है, मग जा रहा होता उसमें फोटो है दोनों का. आर यू गेटिंग इट? यस. तो आज ये सब चीजें है, यू नो, तो उसमें भी देखिए क्या है,
फॉर एग्जाम्पल क्या है, ये आर्टिक्राफ्ट आइटम है जैसे मग वगैरह है, तो उसमें क्या है, आज मग भी दे रहा है वो सामने वाला, और आपको कंटेंट भी तो देना पड़ता है ना कि भाई ये फोटो दो, ये दोनों फोटो ही चिपकाना, अभी करेंगे यस और कुछ मत कर देना, ओके। तो प्रिंटिंग का भी सर्विस दे रहा है उसमें, तो उस केस में भी क्या है, वो मुझे मग दे रहा है, बाकायदा पूरा का पूरा गुड्स दे रहा है, और साथ में क्या प्रिंटिंग सर्विस भी दे रहा है, ओके। कस्टमाइजेशन का है ना, ये सब नया भी शुरू हुआ है। तो आज इस केस में भी क्या है माय डियर फ्रेंड्स, कंफ्यूजन तो है बॉस कि ये गुड्स है, सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस। तो इसके लिए एक छोटा सा क्या है, उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है कि इन केस वेयर देयर इज प्रिंटिंग ऑफ बुक्स, पैम्पलेट्स, ब्रोशर या फिर एनुअल रिपोर्ट, ठीक है, तो आप इनमें से कोई भी चीज अगर क्या करवाते हैं, छपवाते हैं किसी प्रिंटर के पास से, तो गवर्नमेंट तवज्जो देता है इस बात को, इंपॉर्टेंस के सामने वाले ने, वो प्रिंटर ने आपको दिया है क्या, सप्लाई ऑफ सर्विस, एब्सोल्युटली, क्योंकि आप ही उसे दे रहे हो क्या, पूरा कंटेंट, ओके। पर याद रख, जब आप बुक खरीदते हो, अब तब ये नहीं खरीदो कितनी अच्छी क्या है इसकी कवरिंग है, यू नो, आप वो गुड्स को क्या है इंपॉर्टेंस नहीं देते हो, इंपॉर्टेंस देते हो किसको, उसके कंटेंट को। एनुअल रिपोर्ट भी देख, कभी एनुअल रिपोर्ट अगर तेरे घर पे आया होगा, ओके, तो उसमें जो पेपर का क्वालिटी होता है एकदम एकदम रद्दी होता है, एकदम चीप होता है, पर व्हाट मैटर्स इज द कंटेंट इन दैट, यू नो। तो आज इसीलिए सिंस यहाँ पे कंटेंट ज्यादा है और वो जिस पे छपके आता है उसका हार्डली कोई इंपॉर्टेंस है, ओके। यानी कि क्या, जो गुड्स कंपोनेंट है वो गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि ये सब सिनेरियो में हम उसे क्लासिफाई करेंगे एज सप्लाई ऑफ सर्विस, कि भाई प्रिंटिंग सर्विस दिया है इसमें, और वो प्रिंटिंग सर्विस के वजह से क्या है, सामने वाला पैसा दे रहा है आपको, ये एस्पेक्ट कवर होता है यहाँ पे। दूसरा क्या है माय डियर फ्रेंड्स, दूसरा बात हो रहा है यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू प्रिंट, नीचे वाला आ रहा है, ओके, नीचे वाला है विथ रिस्पेक्ट टू प्रिंटेड एनवलप्स, लेटर कार्ड्स, प्रिंटेड बॉक्सेस, टिश्यू पेपर्स, नैपकिन्स एंड वॉलपेपर। तो आज अगर आप देखेंगे, पर आपको पता है अगर आप शादी करने जाएंगे तो कितने खर्चे होते हैं आपको पता है सर वो आपको पता होगा, नहीं मेरी भी कहाँ हुई है। तो द फैक्ट इज के ये मैरिज कार्ड्स होते हैं या फिर क्या है, लेटर कार्ड्स है, प्रिंटेड एनवेलप्स है, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, नैपकिन्स है, नैपकिन भी होते हैं काफी बार, यू नो। तो ये सब चीजों में क्या है, मटेरियल जो आपको मिल रहा है, गुड्स जो आपको मिल रहा है, उसका ज्यादा वैल्यू है, उसका थिकनेस, उसका क्या है, उसका जो क्वालिटी है, ठीक है। आज लेटर कार्ड है, तू सोच लेटर कार्ड है, वो विस्टा प्रिंट करके आपने अगर देखा होगा कभी उसका एडवर्टीजमेंट, तो आज लेटर कार्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका क्वालिटी कैसा है, क्योंकि लेटर कार्ड अगर अच्छी क्वालिटी का होगा तो आपका इंप्रेशन भी सामने वाले पे अच्छा पड़ेगा कि नहीं भाई खर्चा किया बंदे ने, ऑक्स है उसमें, आई गेटिंग इट, यस यस। एंड प्रिंटेड बॉक्स है, प्रिंटेड टिश्यू पेपर्स है, तो उसमें भी क्या है, क्वालिटी मैटर करता है किसका, टिश्यू पेपर का, आई गेटिंग इट, यस, कि क्या क्या साफ कर सकता है वो, आई गेटिंग इट, यस, इट डिपेंड्स ऑन इट्स क्वालिटी, यू नो। तो उसमें गुड्स का जो है, क्योंकि हार्डली क्या है उसमें, क्या नाम ही तो प्रिंट होता है यार, क्या प्रिंट होता है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, एड्रेस होगा ज्यादा से ज्यादा, नाम प्रिंट होगा आपकी फर्म का या आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, दैट्स इट, ईमेल आईडी, फोन नंबर। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस किसका है, कंटेंट का है, नहीं, इंपॉर्टेंस किसका है यहाँ पे, गुड्स का है, क्वालिटी ऑफ गुड्स का, जिसके वजह से सामने वाला बार्गेन करता है आपके साथ कि नहीं यार क्वालिटी ऑफ गुड इतना अच्छा है, नैपकिन इतना अच्छा है, टिश्यू पेपर इतना अच्छा है, वॉलपेपर इतना अच्छा है, इसीलिए मैं आपको चार्ज कर रहा हूं। प्रिंटिंग तो हार्डली कुछ किया है, उस पर तो खर्चा ही नहीं है, और इसीलिए यहाँ पे डोमिनेंट नेचर गवर्नमेंट बोलता है किसका है, सप्लाई ऑफ गुड्स का है, और इसीलिए गवर्नमेंट यहाँ पे बोल देता है कि क्लासिफाई दिस एज सप्लाई ऑफ गुड्स। ये surely come to you as a question, okay, in your exam, because amendments जो थे उस पर क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने पहले अटेम्प्ट में भी, मई वाले में, तो जो भी है बकायदा करके जाना ये चीज़, क्योंकि ये नया नया चीज़ है तो आ सकता है। जनरली सेक्शन 8 क्या है, बहुत ही ईजी लोग लेके जाते हैं, ओके, पर ये क्या है, अगर ये पढ़ के नहीं गया तो ये
अचानक से स्ट्राइक नहीं होता है. आर यू गेटिंग इट? यस. तो दिस इज सेक्शन 8 फॉर यू. यू डोंट नीड टू राइट. ओके, आपका जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उस पर मैं भिजवा दूंगा ये पीडीएफ. ओके, यस. तो यू डोंट वरी अबाउट दिस. अच्छा, कोई डाउट नहीं है ना? ओके. So this is section 8 for you. Is that very clear? Yes. Okay. Now we are heading towards section 9. तो सेक्शन 9 में 9(1) में कोई अमेंडमेंट नहीं है, 9(2) में नहीं है, 9(3) में है. 9(3) इज रिवर्स चार्ज. ओके, जहां पे टैक्स विल बी पेएबल बाय द रिसिपिएंट. एब्सोल्युटली. तो उसमें अमेंडमेंट नहीं बोलूंगा मैं, सिर्फ इतना बोलूंगा एडिशन बोलूंगा. कुछ चेंज नहीं हुआ है, ऐड हुआ है, और एक केस ऐड हुआ है. कौन सा केस ऐड हुआ है देख लीजिए जरा. जहां पे सप्लायर जो है वो कौन है? ओवरसीइंग कमिटी है जो आरबीआई ने अपॉइंट की है, और वो ओवरसीइंग कमिटी सर्विस दे रही है किसको? आरबीआई को. तो एक कमिटी है ओवरसीइंग कमिटी. बेसिकली ये क्या करते हैं? ओवरसीइंग कमिटी बेसिकली जो होती है, ये सब डेट रीस्ट्रक्चरिंग जो होती है कंपनीज की. ओके, तो बैंक उसको कैसे हैंडल कर रही है. जो फॉर एग्जांपल लेट्स से क्या है, लेट्स से आरकॉम है, तो उसका डेट रीस्ट्रक्चरिंग हो रहा है, पैसा नहीं दे पा रहा है, तो अभी क्या सेटलमेंट हो रहा है, कितना देना चाहिए, ये वो शेड्यूल पेमेंट्स उसके कैसे होने चाहिए. तो आज क्या है, आरबीआई डायरेक्ट करता है बैंकों के किस तरह से क्या है होना चाहिए. ये सब कैरी आउट द फंक्शंस ऑफ द ओवरसीइंग कमिटीज बेसिकली लुक आफ्टर द डेट रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस ऑफ द बैंक्स. तो आज कॉन्सेप्ट बस इतना ही है कि इन अ वे आप बस इतना समझ लो कि ओवरसीइंग कमिटी कंसल्टेंसी देता है किसको? आरबीआई को, और आरबीआई उसे दे देता है वो कंसल्टेंसी का फीस. तो उस केस में सिंपल सी बात है, सप्लायर कौन है? वो ओवरसीइंग कमिटी. रिसिपेंट कौन है? वो आरबीआई. तो टैक्स कौन पे करेगा? आरबीआई. दैट्स इट. इज दैट वेरी क्लियर? तो दैट इज 9 सबसेक्शन 3. उसके बाद आता है 9 सबसेक्शन 4. दैट इज यस अगेन आरसीएम, बट वेयर द yes supplier is what? Yes, and recipient is also supplier is unregistered and recipient is registered. Okay, तो ये डिफर हो चुका है माय डियर फ्रेंड्स. ओके, ये आपको एप्लीकेबल नहीं है ये अटेम्प्ट में, समझा. इनफैक्ट ये 2000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2019 तक क्या हो गया है, ये डिफर हो गया है. ओके, पूरा जो कॉन्सेप्ट है वे सप्लायर इज अनरजिस्टर्ड एंड रिसिपेंट इज व्हाट? रजिस्टर्ड. टैक्स शैल बी पेएबल बाय द रिसिपेंट. ये डिफर हो चुका है. तो आपको यहाँ पे तो 18 लिखा है, पर अभी रीसेंट नोटिफिकेशन आया था तो 19 तक हो चुका है. क्योंकि बहुत, अब सोचिए बहुत दिक्कत वाला बात है एक्चुअली ये. इसके लिए रजिस्टर्ड रिसिपेंट के लिए क्यों? क्योंकि आज आप सोचिए कि आज छोटी छोटी बात पे क्या है आरसीएम लग जाता है. और आरसीएम में ऐसा कोई है नहीं कि क्या कॉस्ट का पार्ट बन रहा है वो अपना, उसका भी मिल जाता है आईटीसी. बट द फैक्ट इज के कितनी चीजों को वो बंदा ट्रैक रखे. ओके, क्योंकि आज छोटी से छोटी चीज भी अभी क्या है, आज फॉर एग्जांपल क्या है, कोई आपने पार्टी ऑर्गेनाइज कर ली तो किसी के यहाँ से समोसे वमोसे मंगा लिए, अभी वो निकला साला क्या अनरजिस्टर्ड. तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यार पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस टू ट्रैक अ होल्ड ऑफ दैट. ओके, एचयूएल जैसा कंपनी है तो उसके काफी सारे क्या है सप्लायर्स जो है वो क्या है, वो लोग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवाते. वो लोग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग यानी कि खुद कुछ नहीं करते, आउटसोर्स कर देते हैं किसको? मैन्युफैक्चरर्स को. जो क्या करते हैं उनके बजट में करवा के देते हैं मैन्युफैक्चरिंग, और फिर एचयूएल क्या करता है अपना थप्पा लगाता है और आगे जाने देता है. आर यू गेटिंग इट? यस. तो उसमें क्या है कि सप्लायर्स जो है वो सब क्या है? अनरजिस्टर्ड है. रिसिपेंट क्या है? रजिस्टर्ड है. तो अभी तू सोच एचयूएल को इतना लाखों ऐसे उसके सप्लायर्स होते हैं, तो किन किन लोगों का ट्रैक रखे वो. तो इसीलिए बहुत इंडस्ट्री को ये प्रॉब्लम हो गया था ये चार्ज से, इसीलिए इसको क्या है डिफर कर दिया. तो याद रखना इस पे लायबिलिटी मत क्रिएट करवा देना. यानी फॉर एग्जांपल एचयूएल लिमिटेड का अगर तू कंप्यूटेशन कर रहा है और तुझे अगर दिख जाए क्या कि एचयूएल लिमिटेड हैज प्रोक्योर्ड गुड्स और सर्विस फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड सप्लायर, उसका इफेक्ट कुछ नहीं होगा क्योंकि आपने खरीदा है, समझा. और सामने वाला क्या है? अनरजिस्टर्ड है. रजिस्टर्ड है तो बात अलग, तो उसका आईटीसी मिल जाता है बिकॉज आपने क्या है खरीदा, तो वो भी रजिस्टर्ड है, आप भी रजिस्टर्ड है, तो उसको आपको आईटीसी मिल जाएगा इफ यू आर यूजिंग इट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. पर अगर सामने वाला है ही क्या अनरजिस्टर्ड और आप क्या हो रजिस्टर्ड, तो अब तक क्या होता था कि यहां पे आपका क्रिएट हो जाता लायबिलिटी बट इनपुट टैक्स लायबिलिटी. ओके, तो एक तो क्या है वो, एक तो खरीदा और खरीद के क्या करेंगे फिर
भजिया थोड़ी तलेंगे, उसका क्या करेंगे, बेचेंगे। तो बेचेंगे तो वो क्या है, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। तो आज आउटपुट टैक्स लायबिलिटी भी आता, इनपुट टैक्स लायबिलिटी भी आता, पर यहां पे अभी कोई इनपुट टैक्स लायबिलिटी आपका आएगा ही नहीं. This transaction will have absolutely no effect on your computation. Are you getting it? Yes, because supplier is what, unregistered, and recipient is what, registered, and the reverse charge under 9(4) has been deferred. It is ineffective. Are you getting it? Yes. तो ये है 9(4). अच्छा, 9(5) क्या है my dear friends? Yes, e-commerce operator, ओला. क्या बात है यार, बोलना पड़ेगा, याद है तेरे को? नहीं सर, लिखा था यहाँ पे. ओके ओके ओके, नाउ लिसन, सिंपल सी बात है. फिर रिमेंबर ओला. अच्छा, क्या हम लोगों ने एमएमटी का एग्जांपल किया था, अर्बन क्लैप का किया था? हाँ, तो बस वही ऐड हुआ है. तो आज देखिए, सिंपल सी बात है. ओला में क्या है कि एक ओला है, एक है कैब ड्राइवर और एक है क्या, पैसेंजर. तो कैब ड्राइवर के पास जा नहीं सकते, और क्या है, पैसेंजर के पास जा नहीं सकते, बिकॉज दे आर बोथ ह्यूज इन नंबर्स. वन इज तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर. अभी वो भैया को क्या बोलेंगे आप, माने ड्यू रिस्पेक्ट ऐसा नहीं, माने आप समझिए कि भाई आज कैसे बोलेंगे आप उसको, क्या है कि भाई टैक्सी चलाना बंद कर, जीएसटीआर 1 2 3 भरना शुरू कर दे अभी. तो ऑब्वियसली क्या है, वो बोलेगा इतना पढ़ा लिखा होता तो पीछे बैठता, आगे थोड़ी बैठता मैं. अभी करेंगे इट, यस नहीं समझा जो, आ जाओ. तो केस क्या है माय डियर फ्रेंड्स, वेरी सिंपल, कि वहां पे हम लोग अप्रोच किया किसको, ओला को. पर ओला तो ना ही है क्या बेटा, ओला ना है सप्लायर और ओला ना है रिसिपिएंट. क्योंकि सप्लायर ऑफ सर्विस कौन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का, कैब ड्राइवर, और रिसिपिएंट कौन है, पैसेंजर. ओला नीदर ऑफ देम. इसीलिए एक नया चार्ज क्रिएट किया है 9(5), वरना तो ऊपर से ही क्या है हो जाता. क्योंकि 9(1) बोलता है नॉर्मल चार्ज, सप्लायर विल पे टैक्स. 9(3) बोलता है रिवर्स चार्ज, रिसिपिएंट विल पे टैक्स. तो यहां पे तो ना सप्लायर है ना रिसिपिएंट है. किसको हम लोग जिम्मेवारी ठहरा रहे हैं, ओला. पर ऐसा तो कोई व्यक्ति है ही नहीं अब तक. तो क्रिएट करने के लिए क्या है, अलग से एक सबसेक्शन डाला है चार्जिंग सेक्शन में, कि हियर द चार्ज इज नीदर ऑन सप्लायर नॉर ऑन रिसिपिएंट बट ऑन ओला, व्हिच इज द ई कॉमर्स ऑपरेटर. तो ये सिचुएशन सीखा था हम लोगों ने कि ओला को क्या है, जिम्मेवारी ठहराया गया है. नाउ द फैक्ट इज एमएमटी की बात हुई थी. तो एमएमटी में बकायदा मैंने बोला था क्या, कि इसमें थोड़ा ट्रिकी केस है, कि आज एक एमएमटी है, एक है होटल, और एक है क्या बताइए, टूरिस्ट. तो आज क्या टूरिस्ट के पास जाएंगे आप, नहीं. एंड व्हाट अबाउट होटल, वो डिपेंड करता है कि वो होटल कौन सा है. ताज होटल है कि होटल डिसेंट, यस. ताज होटल है यानी कि क्या, वो रजिस्टर्ड है अंडर 22 सबसेक्शन 1, विच इज द प्रोविजन फॉर रजिस्ट्रेशन, थ्रेशोल्ड वाला. तो ये केस है. तो वहां पे सिनेरियो क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, वेरी सिंपल. 22 सबसेक्शन 1 में अगर होटल रजिस्टर्ड है तो भैया आपको परेशान करने की जरूरत नहीं है, किसको, एमएमटी को. और अगर क्या होटल अनरजिस्टर्ड है, होटल डिसेंट है, यस. अबे घंटे के हिसाब से होता है यार वहां पे तो. आर यू गेटिंग इट, यस. कहां से मारेगा वो 20 लाख. आर यू गेटिंग इट, यस. तो द फैक्ट इज व्हाट, कि अगर वहां पे ऐसा हो जाता है सिनेरियो, यस वापिस एक बार ओके, क्या कौशिक, ओके अरे ठीक है आजा अभी. तो एक आउटी सुन तो उस केस में तो सप्लायर, अरे आजा यार. ओके, तो सप्लायर उस केस में क्या है, अनरजिस्टर्ड है. तो फिर उसमें जिम्मेवारी हम लोग किसको देंगे, एमएमटी को. तो हाउ विल द ट्रांजैक्शन गो, लेट्स से फॉर एग्जांपल सप्लायर इज रजिस्टर्ड. ओके, तो हियर 9(5) विल नॉट ट्रिगर ओनली. व्हाई 9(5) विल नॉट गेट ट्रिगर, बिकॉज ई कॉमर्स ऑपरेटर पे हम लोग जिम्मेवारी नहीं डालेंगे. यानी इशारा किसकी तरफ है, कि आज अगर क्या है, टूरिस्ट है, वो अगर टैरिफ दे रहा है, लेट्स से 10,000 टैरिफ है और जीएसटी 18% है, तो आज वो एमएमटी को पे करेगा कितना, 11,800. और अगर क्या है, इस केस में अगर होटल रजिस्टर्ड है अंडर 22(1), तो वो पूरा 11,800 दे देगा होटल को, और होटल अपने पास रखेगा 10,000 और 1,800 दे देगा किसको, गवर्नमेंट को. और दूसरा केस क्या है, लेट्स से अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो 11,800 जो टूरिस्ट देगा किसको,
एमएमटी को, एमएमटी अपने पास रखेगा 1800 और 10,000 दे देगा किसको, होटल को, दैट्स इट। और वो 1800 फिर एमएमटी पे कर देगा गवर्नमेंट को, जहां पे अगर उसका फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में है तो वही पे करेगा, नहीं है तो रिप्रेजेंटेटिव, दोनों में से कोई नहीं है, एब्सोल्युटली ओके। तो ये केस है, तो ये एमएमटी में हम लोगों ने सीखा था, बट देयर इज एन एडिशन टू दैट केस, एंड व्हाट इज दैट, दैट एडिशन इज कि वेयर सर्विसेज बाय द वे ऑफ हाउसकीपिंग, यानी कि क्या, प्लम्बिंग, क्या बेटा, प्लम्बिंग नहीं है बेटा, इट्स प्लम्बिंग, आर यू गेटिंग इट, यस ओके, इट्स प्लम्बिंग एंड इट इज व्हाट, कारपेंटरिंग, आर यू गेटिंग इट, यस। तो ऐसी टाइप की सर्विस अगर आप क्या है प्रोक्योर कर रहे हो वाया ई कॉमर्स ऑपरेटर, और ये कहाँ से दी जाती है, तो इसका क्लासिक एग्जांपल है अर्बन क्लैप। अर्बन क्लैप करके एक ऐप है जहाँ पे ऐसी टाइप की क्या है सर्विसेज आपको प्राप्त होती है, आर यू गेटिंग इट, यस। तो वहाँ पे क्या है, अगर सप्लायर का कौन हो जाएगा, वहाँ पे सप्लायर कौन हो जाएगा, प्लम्बर या फिर क्या हो जाएगा, कारपेंटर। यहाँ पे रिसिपेंट कौन होगा, वही जो जिसका घर है वो, जहाँ पे क्या है वो प्लम्बिंग करने आ रहा है। और ये मैंने कैसे कांटेक्ट किया प्लम्बर को, विद द हेल्प ऑफ अर्बन क्लैप। तो सिंपल है, अगर प्लम्बर, अंडर एस्टिमेट मत कीजिए आप उनको, अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, वो भी रजिस्टर्ड हो सकते हैं, आर यू गेटिंग इट, यस। तो आज क्या, अगर वो रजिस्टर्ड है तो वही पे करेगा, रजिस्टर्ड नहीं है तो कौन पे करेगा, अर्बन क्लैप, आर यू गेटिंग इट, यस एग्जैक्टली। जैसे एमएमटी का केस है वैसे ही इसका केस है, बस एक केस ऐड हो चुका है सेक्शन 95 के अंदर। इज दैट वेरी क्लियर, यस। पर याद रखना सप्लायर रजिस्टर्ड है कि अनरजिस्टर्ड, वो सिर्फ ये केस में और एमएमटी वाले केस में है। ओला में तो हमेशा ओला ही पे करेगा टैक्स, आर यू गेटिंग इट, यस। क्योंकि जो कैब ड्राइवर होगा बेटा वो 20 लाख से ऊपर थोड़ी कमाएगा बेटा, तो तू सीए छोड़ दे, आर यू गेटिंग इट, यस यस। 20 लाख यानी कि क्या यार, माने आई होप यू अंडरस्टैंड, आर यू गेटिंग इट, यस। प्रीटी रिस्पेक्टेबल टू have that money in Mumbai, are you getting it, yes, and even more respectable in Dahanu, are you getting it, yes. I don't consider it as a part of Mumbai, it's a village, yes, but we have people from Dahanu, yes or no, yes, absolutely, okay. So that is the case, okay. तो ये केस है with respect to 9 subsection 5, okay. तो 9 subsection 5 हो चुका है आपका with respect to that, okay. Section 10, अरे सरजीत थोबड़ा दिख रहा है ना मेरा, दिख रहा हूं कि नहीं मैं, फोकस यहां पे रखिए आप, ध्यान हट रहा है आपका, आ जाइए सीख जाएंगे कुछ आप, ओके आ जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, समझो आप जरा, इट विल हैव अ लॉट ऑफ इम्प्लीकेशंस, ओके। कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे आपको कोई मामा बुलाएगा, ओके ओके, लिसन अप नाउ, ठीक है देखो, ओके चल आ जा अभी। तो देखिए, अच्छा मुझे पता नहीं स्कीम में 75 लिखा था, ओके इट हैज बीन इंक्रीज्ड, ओके टू, yes 1 crore 75 has been increased to 1 crore and 50 lakhs has been increased to 75 lakhs। तो ये पहला अमेंडमेंट है थ्रेशोल्ड लिमिट का। दूसरा है कि भैया आज जो मैन्युफैक्चरर था, तो स्लैब रेट क्या था, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर एंड रेस्टोरेंट। तो आज मैन्युफैक्चरर का क्या था बताइए, मैन्युफैक्चरर का था, नहीं मैन्युफैक्चरर का था 1%, 1%, 2%, ट्रेडर का था 0.5, 0.5, 1% और इसका था 2.5, 2%। तो रेस्टोरेंट था वही है, मैन्युफैक्चरर नीचे के स्लैब में आ गया, यानी मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर का एक ही रेट होगा अभी 0.5, 0.5, 1, ओके। तो बहुत दिक्कत आ रहा था छोटे छोटे जिनके वर्कशॉप्स वगैरह होते हैं कि भाई कंपोजिशन स्कीम हम लोग नहीं भर सकते 2% के हिसाब से, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ओके। तो उनको बहुत दिक्कत आ रहा था उसके रिलेशन में, इसीलिए क्या कर दिया माय डियर फ्रेंड्स, उनको रिलीफ में डाल दिया है उन्होंने, एंड दैट इज हाउ द थिंग्स हैव बीन टेकन केयर ऑफ, ठीक है, यस। तो कंपोजिशन स्कीम का वो है, देख लीजिए जरा, हाँ, मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर 0.5, 0.5, 1%, रेस्टोरेंट इज 5%, yes absolutely, okay। and yeah, and if you remember स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स इसमें कौन से थे, एक बार वो जरा डिस्कस कर लेते हैं कि भाई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स थे एंड हिमाचल प्रदेश, ओके हाँ वो नॉर्थ ईस्ट में ही आता है,
नॉर्थ ईस्ट, सिक्किम भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ही है भाई। मैं सिक्किम अलग से तब बोलता हूं जब मैं यूज करता हूं वर्ड सेवन सिस्टर्स। सेवन सिस्टर्स में वो नहीं आता। आर यू गेटिंग इट? यस, सेवन सिस्टर्स में अपार्ट फ्रॉम, ठीक है, डज नॉट मैटर यार, लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड, सिंपल है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, उसमें 8 स्टेट आते हैं इंक्लूडिंग सिक्किम। वेस्ट बंगाल नहीं आता मेरे भाई, ओके तो हंसने वाली कोई बात नहीं थी बेटा, वो भी ईस्ट में ही है। आर यू गेटिंग इट? यस, भले नाम वेस्ट बंगाल हो बेटा। I don't think you've realized that. You've realized that? It is in east of India, but it is named West Bengal. Why? Why? You think, you idiot? You have been existing in this world for 20 years. Yes or no? You. Not. I have existed for a little more than that, but you all have at least existed for 20 years, no? At least on this planet and this country. Why? Anyone has the answer for it? Anyone? Why West Bengal, who is in the east of India, is actually, yes, why ma'am? Absolutely. So before independence we had the Bangladesh was actually East Pakistan, and in that context India had वेस्ट बंगाल, बिकॉज जो वो पाकिस्तान भी था, ईस्ट पाकिस्तान, वो एक्चुअली बंगाल का ही पार्ट था। तो बंगाल को उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान बोल दिया, तो हम लोगों ने बोला ठीक है, टू योर ईस्ट वी आर वेस्ट। हम लोगों ने हमारा डायरेक्शन नहीं देखा कि हमारे में तो वो ईस्ट में ही आता है। आ जाओ यार। ओके, nonetheless, तो yeah, that is how it is. And Jammu and Kashmir and Uttarakhand, yes, they enjoy. They are not into 75 lakhs. They still enjoy 1 crore limit. Okay, so remember that. Okay, तो वो clearly मैंने mention कर दिया, so there is no room for confusion. Yeah, that's it. आ जाओ फ्रेंड्स, एक ऐसा अमेंडमेंट करना है जो अदृश्य है, यहां पे आपको दिख नहीं रहा है। ओके, देखिए कौन सा अमेंडमेंट है वो, देखिए कंपोजिशन स्कीम में ही है। मैं उसको इलस्ट्रेशन के साथ क्या है भेज दूंगा आपके ग्रुप पे। तो इफ यू रिमेंबर, कंपोजिशन स्कीम में एक लिस्ट था 10 सबसेक्शन 2 में, जो बोलता था क्या, द फॉलोइंग पीपल वर नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। सबसे पहले नाम उसमें था सर्विस प्रोवाइडर का। सर्विस प्रोवाइडर एक्सेप्ट रेस्टोरेंट, वो नहीं कर सकते हैं क्या, कंपोजिशन स्कीम अवेल। ओके, बट लिसन, गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है क्या, एग्जेम सप्लाई देना। एग्जेम सप्लाई ऑफ सर्विस, एग्जेम सप्लाई ऑफ सर्विस कैन बी गिवन बाय मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर एंड रेस्टोरेंट। आर यू गेटिंग इट? यस, ये तीन जन जो है, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर एंड रेस्टोरेंट, ये तीनों जन क्या कर सकते हैं, यस, एग्जेम सप्लाई ऑफ सर्विस दे सकते हैं अलोंग विथ देयर ओन थिंग, यानी कि अलोंग विथ मैन्युफैक्चरिंग, अलोंग विथ ट्रेडिंग एंड अलोंग विथ रेस्टोरेंट सर्विस, दे कैन गिव विथ सप्लाई ऑफ सर्विस एग्जेम सप्लाई ऑफ सर्विस। आर यू गेटिंग इट? यस। तो आज मेन इशू क्या होता था, काफी बार ऐसा होता था, एंड दिस इवन इंक्लूड्स सर्विसेज विच आर इन रिलेशन टू एक्सटेंडिंग लोन एंड डिपॉजिट, where the consideration is in the form of interest. If you remember, आज फॉर एग्जाम्पल मैंने लोन दिया 10 लाख का इनको, और मैंने इनसे मांगा है क्या, इंटरेस्ट, कि भैया 1 साल के बाद ये लोन दे दीजिएगा मुझे along with interest at the rate 10%। तो आज क्या है, वो मुझे दे देंगी 11 लाख। तो 10 लाख दिया, 10 लाख लिया, वो ट्रांजैक्शन इन मनी है। तो ट्रांजैक्शन मनी तो ना ही क्या है गुड्स, और ना ही क्या है सर्विस, उसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आता कि जीएसटी लगेगा। और दूसरा क्या है, दूसरा है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 11। तो आज पूरा ट्रांजैक्शन ही क्या, सर्विस टैक्स के दायरे से बाहर चला जाएगा, जीएसटी के दायरे से बाहर चला जाएगा, उसमें जीएसटी लगेगा ही नहीं, क्योंकि एक ना ही गुड्स है ना ही सर्विस, और दूसरा सर्विस है पर एग्जेम्प्ट करवा दिया उसको सेक्शन 11 के तहत। तो आज काफी बार क्या होता था, इफ यू हैव एवर बीन थ्रू योर आर्टिकलशिप और समथिंग लाइक दैट, मैन्युफैक्चरर होते, ट्रेडर होते, तो काफी बार क्या अपनी ही क्या है जो कम्युनिटी होती है, फ्रेटर्निटी होती है, उसमें किसी को क्या है
पैसा चाहिए, खपत हो रहा है, तो क्या है दे दिया उसको, तो लोन दे देते थे, और क्या है अच्छे खासे ब्याज पे देते वो लोग 2% पर मंथ के हिसाब से। अभी करेंगे टीएस, तो काफी बार क्या हो जाता था, क्या आज एक बंदा है, ओके, लिमिट भी अच्छा खासा है 1 करोड़ का, अभी करेंगे टीएस टर्नओवर 1 करोड़ का लिमिट है, तो आज वो बंदा क्या है 80-90 लाख का क्या है सेल कर रहा है, पर उसने क्या किया, उसने लेट्स से किसी को 10 लाख लोन दे दिया। अभी ये क्या हो गया, दिस इज व्हाट, सप्लाई ऑफ सर्विस। और ये सर्विस की डेफिनेशन में किया हम लोगों ने, सर्विस की डेफिनेशन देखिएगा आप, सर्विस की डेफिनेशन में हम लोगों ने एक चीज की है, वेर इन एक्टिविटी इन रिलेशन टू यूज ऑफ मनी फॉर अ सेपरेट कंसिडरेशन इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ सर्विस। तो आज क्या कर दिया उसने, लोन देके क्या है भाई सर्विस दे दी, क्या सर्विस दे दी अगर सब्सटेंस में समझे जाए तो, रेंटिंग ऑफ कैपिटल सर्विस। अरे कैपिटल भाड़े पे दे रहा हूं जिसके वजह से कमा रहा है ब्याज, तो आज क्या हो जाएगा भैया, ही हैज कमिटेड अ क्राइम बिकॉज ही हैज ऑलरेडी एनरोल्ड व्हाट, कंपोजिशन स्कीम। तो कंपोजिशन स्कीम लिया है, और भाई क्या करता था ये अमेंडमेंट आने के पहले, बंदे ने एक सर्विस दे दिया बीच में, और सर्विस दे दिया यानी यू हैव कॉन्ट्रावीन्ड सेक्शन 10 सबसेक्शन 2, जिससे क्या हो जाता था आपका उसी दिन से क्या है कंपोजिशन स्कीम खत्म हो जाता था, लैप्स हो जाता था। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स यू विल हैव टू स्टार्ट प्रोवाइडिंग सर्विस, सॉरी सप्लाइंग सर्विस एंड स्टार्ट पेइंग टैक्सेस पर नॉर्मल स्कीम। वो दिक्कत में आ जाता था, बोला यार ये क्या है, सब अच्छा तो चल रहा था, क्वार्टरली पेमेंट कर रहा था मैं, अभी इसमें क्या नया दिक्कत तू क्रिएट कर रहा है गवर्नमेंट, जस्ट बिकॉज मैंने लोन दे दिया, और वो लोन में भी जो इंटरेस्ट है वो भी क्या है एग्जेम्प्ट है यार, तो फिर वाई आर यू क्रिएटिंग अ फस आउट ऑफ दिस, क्योंकि ये इंडस्ट्री प्रैक्टिस है, और इंडस्ट्री प्रैक्टिस में ऐसा होता ही रहता है काफी बार। तो फिर गवर्नमेंट ने ये चीज को कंसिडर किया और बोला ठीक है, आप अपना मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग रेस्टोरेंट का बिजनेस चला रहे हो, तब आप ऐसा कोई सर्विस दे देते हो जो एग्जेम्प्ट नेचर का, जिसपे टैक्स का कोई इंप्लीकेशन नहीं है, तो फिर ठीक है, वी विल नॉट हैम्पर योर कंपोजिशन स्कीम, वी विल लेट यू कंटिन्यू दैट एंड लेट यू अलाउ एंड पे टैक्स एज पर कंपोजिशन स्कीम। उसमें कोई बाधा नहीं डालेंगे हम आपको, जो पहले बाधा थी, क्योंकि उसे कॉन्ट्रावेंशन माना जाता था। और रूल 6 करके एक रूल किया हम लोगों ने कंपोजिशन स्कीम में, जो बोलता है कि जैसी बाधा मान, जैसी कॉन्ट्रावेंशन मार दिया आपने, उसी दिन से लैप्स हो जाएगा स्कीम, यू विल हैव टू स्टार्ट पेइंग टैक्सेस पर। आर यू गेटिंग इट? यस, तो नहीं होगा। बट द थिंग टू बी रिमेंबर्ड इज ये प्रोविजन सिर्फ एग्जेम्प्ट सप्लाई के रिलेशन में, टैक्सेबल सप्लाई देने जाएगा तो फिर उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में वो कॉन्ट्रावेंशन गिना जाएगा। इज दैट वेरी क्लियर? यस ना। उस केस में भी अगर कॉन्ट्रावेंशन नहीं है तो फिर क्या है, इनएलिजिबिलिटी के अंदर जो पहला पॉइंट है, दैट विल नॉट मेक सेंस ओनली यार, कि सर्विस प्रोवाइडर्स आर नॉट एलिजिबल टू टेक कंपोजिशन स्कीम, तो उसको रिस्पेक्ट करने के लिए ये चीज रखा। इज दैट वेरी क्लियर? यस, दैट्स इट। ओके, तो दैट इज द अमेंडमेंट इन सेक्शन 10, दैट इज कंपोजिशन स्कीम। कौन सा है फटाफट से? पहला, थ्रेशोल्ड लिमिट हो गया है 75 से 1 करोड़ एंड 50 लाख से 75 लाख फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट, जिसमें नहीं आता है जम्मू कश्मीर एंड उत्तराखंड। उसके बाद रेट होगा मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर का कितना, 1%, रेस्टोरेंट का वही है 5%, और एग्जाम सप्लाई ऑफ सर्विस आप दे सकते हो, कॉन्ट्रावेंशन नहीं गिना जाएगा उसको, along with your trading, manufacturing and restaurant business. Is that very clear? Yes. Okay. उसके बाद next very important, registration में amendments हुए बहुत सारे, और बहुत ही practical amendments हुए, ऐसा मैं बोलूंगा। क्या अच्छा बुक लाए हो आप लोग? है भाई, कायदे से पढ़ता है तो बोलना पड़ेगा। तो इंडेक्स भी बना देता बेटा। ओके, रजिस्ट्रेशन है फ्रेंड्स। ओके, रजिस्ट्रेशन में सबसे पहला इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है 22 सबसेक्शन 1 के तहत। क्या है वो अमेंडमेंट बताइए? बेटा शान पट्टी मारी है, भाई लैंग्वेज में बोलूं तो। आर यू गेटिंग इट? यस। ओवर स्मार्टनेस दिखाया किसने बेटा? जम्मू कश्मीर ने। उसको रखा था किसके अंदर? 10 लाख के अंदर रखा था कि नहीं? बताइए बताइए। रखा था। 20 लाख में था नॉर्मल स्टेट और 10 लाख में स्पेशल कैटेगरी स्टेट, जिसमें थे नॉर्थ ईस्टर्न।
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड जम्मू एंड कश्मीर। बिकॉज हमारी बात हुई थी कि ये सब क्या है, हिली रीजन है। क्या होता है यहां पे, टूरिज्म और चाय पत्ती, और कुछ होता है इसके अलावा नहीं। पर जम्मू कश्मीर और नहीं, ईगो हर्ट होगा उसका। अब मेरे को कैसे आपने अंडर एस्टिमेट कर दिया, योर बिजनेस इज योर बिजनेस नॉट माई बिजनेस। ओके, तो आज क्या है, नहीं मैं भी क्या है, मुंबई के हिसाब से ही क्या है, मुंबई ने जो लिमिट दिया है वही मैं भी लूंगा, और क्या है, ले लिया क्या 20 लाख, लो कर लो बात। पर वो जो उनकी चीफ मिनिस्टर थी हसीना सॉरी महबूबा, अरे यार नाम थोड़ा अलग होते हैं इनके। हसीना तो बेटा अपनी प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश की। ओ क्या है यार, 60 साल की है यार, नाम है बस, अच्छा आई गेटिंग इट, यस ओके, नाम है ओके। तो यस, तो महबूबा मुफ्ती जो थी, तो उनको पता नहीं, शायद पता नहीं था कि नॉनसेंस, अगर 10 लाख का लिमिट अगर कर देंगे क्या 20 लाख, तो नुकसान उनका भी होगा, क्योंकि सीजीएसटी के साथ है ना बेटा, चार्ज क्या होता है बेटा, जो उनको मिलता। अभी करेंगे, तो आज तू सोच, जो 10 लाख के बाद टैक्सेबल हो जाता, वो भी कभी होगा टैक्सेबल। तो ऑब्वियसली जो नेक्स्ट 10 लाख का लिमिट है उन पे उनको टैक्स अभी नहीं मिलेगा, तो उन्हीं का नुकसान है। उनको लगा क्या कि मोदी को क्या परेशान कर रहे हो, पर जब आप किसी और के लिए क्या है कुआं खोदते तो आप खुद ही गिरते हो उसमें। आई करेंगे फालतू बातें दी, आ जाओ बेटा। ओके, तो आई डोंट नो व्हाट इज द रैशनल व्हाई दे डिड दैट, बिकॉज आई फील 20 lakhs लिमिट इज really good for, I mean more than I don't know what to say, but it's not good enough for the state, I feel, you know, because वहां के एसएससीज के लिए तो अच्छा ही है। अब 20 लाख कौन कमाता होगा यार जम्मू कश्मीर में, मां कसम 5-6 लोग होंगे और क्या। Are you getting it? क्योंकि क्या होता है यार, वहां पे कोई एक्टिविटी नहीं होता है यार। ओके, बहुत होता है, इसे तुझे बहुत पता है। ओके, nonetheless, okay, ठीक है, तो we don't know what the reason is, they only know what they know, okay, कि what is the rationale behind increasing, but yes the fact is कि अभी 10 लाख में सिर्फ कौन होगा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, ये याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर हैज ऑप्टेड फॉर 20 lakhs। अच्छा, तो ये पहला अमेंडमेंट है। दूसरा सेक्शन 24 में आ जाता है, विच इज अपना कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में बंधु यहां पे बात है ऐसी जो है समझने जैसी। ओके, पहला केस, पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विस एंड पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स। इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस मैंने आपको पढ़ाया था क्या, कि दोनों को लेना पड़ेगा क्या, कंपल्सरीली रजिस्ट्रेशन। 1 रुपए का भी अगर उसने ट्रांजैक्शन किया है इंटरस्टेट का तो लेना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। ओके, बट नाउ लिसन, द अमेंडमेंट हैज हैपेंड एंड इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस वाले को बोल दिया है क्या, कि भैया आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसी आप इंटरस्टेट सप्लाई करते हो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं है 30 दिन के अंदर। आप रजिस्ट्रेशन तभी लेंगे जब आपका क्या है, टर्नओवर चला जाएगा 20 लाख या 10 लाख के ऊपर। क्यों सर, क्यों ऐसा पक्षपात? क्योंकि देख क्या बोलते हैं उसको, डबल स्टैंडर्ड। आर यू गेटिंग इट? यस। क्यों ऐसा? तो आई डोंट नो अगर आपने आर्टिकलशिप में कभी भी आईजीएसटी एक्ट पढ़ा है तो, पर एक कॉन्सेप्ट है आईजीएसटी एक्ट के अंदर जिसका नाम है प्लेस ऑफ सप्लाई। क्या है? यानी वो जगह जिस जगह सर्विस रेंडर हुआ है ऐसा माना जाएगा। ये केस है। यानी इशारा किसकी तरफ है? सिंपल, कि आज सप्लाई कहां हुआ है ये बताएगा वो सेक्शन। तो आज अगर बात होती है किसकी बताइए, बात होती है माय डियर फ्रेंड्स इमूवेबल प्रॉपर्टी की। तो उसके लिए एक अलग से क्या है उन्होंने स्पेसिफिकेशन दिया है क्या, कि आज जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी है ना वही हो जाएगा क्या, सप्लाई ऑफ सर्विस। तो फॉर एग्जांपल सर्विस इन रिलेशन टू व्हाट, इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि क्या आर्किटेक्ट है, इंटीरियर डेकोरेटर है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का सर्विस दिया है, कंस्ट्रक्शन सर्विस दिया है, तो ये सब सर्विस पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा, जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है।
और याद रखना नेचर ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने के लिए आपको दो एलिमेंट चाहिए हमेशा, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड, और ये दोनों अगर क्या है सेम स्टेट में है या सेम यूनियन टेरिटरी में है तो इंट्रा स्टेट हो जाएगा। और अगर ये दोनों में से कोई भी एक क्या है, फॉर एग्जांपल वन स्टेट माने टू डिफरेंट स्टेट्स, टू डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज, या फिर वन स्टेट एंड वन डिफरेंट यूनियन टेरिटरी, तो फिर हो जाएगा इंटर स्टेट सप्लाई। तो द थिंग दैट विल इन्फ्लुएंस व्हाट नेचर ऑफ सप्लाई, दैट इज इंटर है के इंट्रा, वो कौन डिटरमाइन करेगा? दो एलिमेंट, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। तो अभी काफी बार क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये आर्किटेक्ट को ले लो, तो उस केस में क्या है, वो है कहाँ पे? मुंबई में, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है? मुंबई। अभी जो जिसके रिलेशन में वो ड्राइंग करके देने वाला है लोधा बिल्डर्स को, तो लोधा बिल्डर्स का नहीं देखना है, वो रिसिपेंट, लोधा बिल्डर्स रिसिपेंट है, पर वो बिल्डिंग कहाँ पे है? लेट्स से वो बिल्डिंग है अहमदाबाद में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आ गया है? अहमदाबाद। तो वो कहाँ पे है? मुंबई में। प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे है? तो हो जाएगा इंटरस्टेट सप्लाई। अभी बेटा उसने तो अभी शुरू किया अपना प्रैक्टिस, लाख रुपए लिया इसके लिए, तो क्या काम पे लगा देगा गवर्नमेंट उसको और बोल देगा चल शुरू कर तू जीएसटी भरना, शुरू कर दे तू क्या जीएसटी आर 1 2 3 या जो भी है 3B भरना शुरू कर दे, तो बोलेगा ये क्या है, अभी तो लाख रुपया है वो पूरा दे दूं सीए को। Are you getting it? Yes. Are you getting it? Yes. वो बोला खर्चे कहां से बढ़ा रहा है भाई मेरे, ओके। और दूसरा आप ही का लेता हूं मैं, चलो कोई प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल है, सीए है, सीएस है, या फिर क्या है, लेट्स से फॉर एग्जांपल एमबीए है, सीडब्ल्यू है, नहीं आई डोंट काउंट हिम एज अ प्रोफेशनल। Are you getting it? Yes. I don't even know whether they exist or not. Are you getting it? Yes. बस है कोई इंस्टीट्यूट ऐसा। तो आज केस क्या है कि ये सब लोग क्या है सर्विस दे रहे हैं, तो ये जनरल प्रोविजन में आता है। और जनरल प्रोविजन में बोलते हैं क्या कि अगर आपका रिसिपेंट क्या है, रजिस्टर्ड है, क्या है, तो उसी का लोकेशन आ जाएगा एज द प्लेस ऑफ। तो तू सोचा तू सीए बन के क्या प्रैक्टिस डाल दिया तूने अपना, और तूने एडवर्टीजमेंट डाल दिया अर्बन क्लब में और जस्ट डायल में, तो इशारा किसकी तरफ है? आपको फोन आ रहा है सीधा दिल्ली से कि रिटर्न फाइल करो हमारा, इतना क्या है, इतनी कंपनीज का रिटर्न फाइल करने के लिए हम लोग किसी सीए को ढूंढ रहे हैं, और आपके यहां पे ये तलाश क्या होती है, खत्म। तो जरा क्या है आप बता दीजिए कोटेशन आपका, तो आपने बता दिया कि लेट्स से यू विल चार्ज 50,000 रुपीज। तो केस क्या है, सिंपल सी बात है, आप कहां पे हो? मुंबई में हो, और आपका क्लाइंट कहां पे है? दिल्ली। तो रजिस्टर्ड पर्सन जहां पे है वही जगह आपने सर्विस दिया ऐसा माना जाए। और तू मुंबई में हो, दिल्ली में, तो या लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या हो जाएगा? मुंबई। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? तो डू यू अंडरस्टैंड कि यहां पे हो जाएगा ये इंटरस्टेट। आज तू खुद ही क्या कर रहा है, शुरुआत कर रहा है यार सर्विस देना, तू कहां उलझ जाएगा? खुद का भरेगा जीएसटीआर 1 या किसी और का? Are you getting it? Yes. So it was very difficult for all the service providers to comply with this norm, because काफी बार ऐसा होता था कि उसका जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो कोई और स्टेट में आ जाता था जहां पे वो नहीं है, and that would have led to what? Interstate supply, and that was very harsh on the service providers because they were not able to enjoy the full 20 लाख का लिमिट। Are you getting it? Yes. एंड इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट यही आपको समझना है कि काफी बार ऐसा होता था कि सर्विस प्रोवाइडर शुरुआत करता सर्विस देना, पर प्लेस ऑफ सप्लाई बाहर दूसरे स्टेट में होने की वजह से उसका इंटरस्टेट सप्लाई हो जाता था और उसको 20 लाख का लिमिट नहीं मिलता था। और यही कंप्लेन उन्होंने की गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट ने सीधा बोल दिया कि ठीक है तू 20 लाख के बाद ही करना, इंटर कर इंट्रा कर, जो करना है कर, ओके कोई दिक्कत नहीं है, बस 20 लाख के ऊपर जब क्या है तेरा टर्नओवर पहुंच जाएगा तो 22(1) के तहत रजिस्ट्रेशन ले लेना। आर यू गेटिंग इट? यस। पर ये सेम केस किसके साथ नहीं था? इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, बिकॉज वहां पे गवर्नमेंट ने ट्रैक किया होगा कि जो भी क्या इंटरस्टेट सप्लाई करता है गुड्स का, उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का भी बहुत बड़ा एलिमेंट होता है। तो वहां पे गवर्नमेंट ने शायद ये अपना रिसर्च किया होगा और उस रिसर्च के नतीजे पे ये पहुंचे कि जनरली जो इंटरस्टेट सप्लाई करता है वो ऑलरेडी 20 लाख के ऊपर ही होता है। आर यू गेटिंग इट? यस। तो आज माने 20 लाख के ऊपर होता है या तो फिर जाने वाला होता है, तो गवर्नमेंट ने ऐसे ही बोला कि भैया आज अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये मार्क किया होगा कि पहले वो इंट्रास्टेट करेगा, पहले वहां पे बड़ा प्लेयर बनेगा लोकली और फिर क्या करेगा वो इंटरस्टेट सप्लाई शुरू करेगा।
तो गवर्नमेंट ने यही बोला कि आज अच्छा खासा बेस उसका होगा शायद, ओके, तो उसको बोल दिया है क्या कि भाई तेरे को तो कंप्लाई करना ही है, तेरे को तो कंप्लाई करना ही है, तेरे को तो जैसे ही क्या है तूने करवा दिया क्या कोई ट्रांसपोर्ट आउटसाइड द स्टेट, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स का ट्रांजैक्शन कर दिया, तेरे को उसी दिन से लायबिलिटी आ जाएगा टू गेट रजिस्टर्ड, 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन ले लेना। तो आज इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स को रखा है सेक्शन 24 में, किसको बाहर निकाल दिया है, सप्लायर ऑफ सर्विस। पर सुन ले, सप्लायर ऑफ सर्विस तो बाहर ही, अभी सप्लायर ऑफ गुड्स अभी भी अंदर है, एक को छोड़ के, और वो एक कौन है, वो एक है इंटर स्टेट सप्लायर ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स। हैंडीक्राफ्ट गुड्स यानी कि क्या, ये समझाना मेरी समझ ही गए होते हैं ना, ये सब आर्टिस्टिक आइटम होती है यार, ये सब हैंडीक्राफ्ट चीज। तो ये जनरली क्या कहाँ से आती है, कहाँ से इंस्पायर होती है, ये सब रूरल एरिया से आती है। अभी करेंगे डीएस, अभी शहर में कहाँ टाइम है लोगों को ये सब, अभी करेंगे डीएस। तो आज वो सब क्या, दानो, हाँ दानो, दानो मेन डेस्टिनेशन है वहां से आता है वो बोरीवली, अभी करेंगे डीएस, और बोरीवली से लोग फिर बेच देते हैं उसको नेपियन सी रोड पे, अभी करेंगे डीएस, बनता 10 रुपए में, बिकता है 10 लाख में, अभी करेंगे डीएस। तो आज केस यही है कि इंटर स्टेट सप्लायर ऑफ हैंडीक्राफ्ट, अभी उसको वो कहां से आया बेटा, गांव से, अभी उसको क्या बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे, रजिस्ट्रेशन करवा बात ये नहीं है, बात गाउठी की नहीं है, बात है क्या क्या आज उसको क्या दबोच लोगे यार आप कंप्लायंसेस के तले, क्या बोलोगे आप उसे, अरे वो बना रहा है, वो पॉट वॉट में कुछ बना रहा है ऐसा, यू नो, तो आज यार वो क्या बोलोगे, चलो जीएसटीआर 1 भरो बोलोगे, तो आज उसको बोला व्हाट आर यू सेइंग, अपड़ अपा झप्पा, आर यू गेटिंग इट, यस। तो इसीलिए बोल दिया इंटर स्टेट सप्लायर ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स को, रूरल एरिया को मद्देनजर रखते हुए कि भाई आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेने की कोई जरूरत, तो 20 लाख के ऊपर चला जाएगा तो तेरी ऑक्स अपने आप बन जाएगी, उसके बाद कंप्लायंसेस के दायरे में तो आना। आर यू गेटिंग इट, यस। तो दैट इज द केस, is exempted from obtaining compulsory registration and shall be liable only once it exceeds 20 lakhs or 10 lakhs. Okay, that is one thing. देखा, ओके क्या है बे, क्या है पीडीएफ, क्या, अरे तो पीडीएफ में कन्वर्ट कर दूंगा यार, चल आ जा यार, हार्डली कुछ बाकी है, चल ओके, कम ऑन कम, अरे टेम्पो लूज मत कर ऐसे अपना, ओके चलो। रजिस्ट्रेशन में एक लास्ट था, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ओके, तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन में क्या है, आज फॉर एग्जांपल मैं रजिस्टर्ड हूं कहां पे, महाराष्ट्र में, यस और नो, ओके, और मैं जाना चाहता हूं कहां पे, गुजरात ट्रेडिंग करने, तो इशारा किसकी तरफ है, मेरा वहां पे कोई फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट, पर मुझे वहां पे जाना है बिजनेस करने, तो इशारा किसकी तरफ है कि आज मैं वैसे ही नहीं जा सकता, मुझे वहां पे लेना पड़ेगा क्या, रजिस्ट्रेशन। तो आज गवर्नमेंट ने वो अभी भी वही कॉन्सेप्ट रखा है सेक्शन 24 के अंदर, बट बस बोल दिया है क्या कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो एग्जीबिशन करने जा रहा है वो कौन है, हैंडीक्राफ्ट वाला है वापस। तो हैंडीक्राफ्ट वाला क्या है, दूसरे शहर में जा रहा है, ओके। देखिए दोनों में डिफरेंस समझिएगा, इंटर स्टेट सप्लाई में और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन में। इंटर स्टेट सप्लाई में अपने गांव में ही है, और किसी उसको कॉल आ रहा है, वो लेट्स से क्या है, वो धानु में, उसको कॉल आ रहा है कहाँ से, राजकोट से, दूसरा गांव है कहाँ पे, गुजरात में ये कि भाई भिजवा दे तू ये सब हैंडीक्राफ्ट गुड्स हमको, तो फिर वो क्या करेगा, भिजवा देगा। आर यू गेटिंग इट, यस। तो ही ऑलरेडी हैज अ कस्टमर देयर, आर यू गेटिंग इट, यस। तो वो यहाँ से गुड्स भेज रहा है नोइंग द फैक्ट कि इसका डेस्टिनेशन कहाँ है। पर बेटा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन में ऐसा है ही नहीं, वो यहाँ से लेके जा रहा है वो सब अपने हैंडीक्राफ्ट गुड्स कहाँ पे, दूसरे स्टेट में, उसको किसी ने बुलाया नहीं है भाई, आर यू गेटिंग इट, यस, के डिलीवरी देने आया, नहीं, वो अपना गुड्स जो है वो शोकेस करने जा रहा है, आर यू गेटिंग इट, यस, जहाँ पे उसका कोई फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट नहीं है। तो उस सिनेरियो में क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स,
गवर्नमेंट ने बोला है कि जहां पे आपका फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता उस स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, पर इस केस में बोल दिया है क्या, हैंडीक्राफ्ट गुड्स, तो वो भी मत करवाना। आर यू गेटिंग इट? यस, तू बिंदास जा और क्या कर, बेच। क्या कर बेटा, बेच। 20 लाख के ऊपर होगा तब जाके रजिस्ट्रेशन करना, अभी कोई टेंशन मत ले। आर यू गेटिंग इट? यस। तो ये विथ रिस्पेक्ट टू रजिस्ट्रेशन। ओके, ये तो ठीक है बाप। ओके चलो, आ जाओ। उसके बाद यहाँ पे टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, आ जाए इधर। इसमें दो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। देखिए पहला वाला क्या है, सिंपल है, प्रोसीजरल बोलूंगा मैं इसको। कि आज फॉर एग्जांपल ओके, एक सप्लायर है, वो एक रिसिपिएंट को दे रहा है क्या माय डियर फ्रेंड्स, ओके, एग्जेम्प्टेड गुड्स या एग्जेम्प्टेड सर्विस, कुछ भी, गुड्स या सर्विस डज नॉट मैटर। पर आज अगर मैं सप्लायर हूं और मैं क्या कर रहा हूं, एग्जेम सप्लाई भी कर रहा हूं और टैक्सेबल सप्लाई भी कर रहा हूं, और सामने जो रिसिपिएंट है वो क्या है, अनरजिस्टर्ड है। क्या है, तो बेटा आज वो अनरजिस्टर्ड, उसका आईटीसी से कुछ भी क्या नाता है नहीं। तो आज क्या है, देख, इफ यू रिमेंबर टैक्स इनवॉइस में हम लोगों ने सीखा था कि अगर मैं रजिस्टर्ड बंदा हूं और मैं टैक्सेबल गुड्स बेचता हूं या टैक्सेबल सर्विस बेचता हूं तो मैं टैक्स इनवॉइस रेज करूंगा। पर अगर मैं एग्जेम्प्टेड गुड्स या सर्विस बेचता हूं तो मैं बिल ऑफ सप्लाई इशू करूंगा। तो आज इस केस में तो क्या है, एक ही अनरजिस्टर्ड पर्सन को मैं थोड़े एग्जेम्प्टेड गुड्स दे रहा हूं और थोड़े टैक्सेबल गुड्स। Are you getting it? Yes. You can think of a case something like a DMart. Can be a classic example. जहां पे क्या, थोड़े गुड्स टैक्सेबल और थोड़े गुड्स क्या है, क्योंकि उसमें फूड ग्रेन्स भी मिलता है, सब्जी भी मिलता है, ओके, और क्या है, दूसरे बहुत सारी चीजें मिलती है वहां पे जो टैक्सेबल है। ओके, तो आज आ बेटा, तेरे को बस सूझता है ना, सब फालतू चीजें ही सूझती है तेरे को। कुछ बोला मिलता है तो हाँ बस दिमाग चलने लग जाता है तेरा। आ जा साले, आ जा आ जा, ऐसा रिवर्स चार्ज मारता है ना तू। ओके, यू वोंट बिलीव, बट ये तो ठीक है, तू तो अभी बड़ा हो चुका है, यू मस्ट बी व्हाट 21 22। ओके, तू तो ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड। बट बेटा को पता नहीं है यार, 18 साल के बच्चे ऐसा ऐसा डबल मीनिंग मारते कि मैं सोचता हूं मुझे ही नहीं समझ में आता 2 मिनट के लिए। यू नो, फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, बोरीवली का बैच एकदम शाना साला, यू नो, I had to say this because I could not say some things which I wanted to say. Oh, insane. And the best part is, these days students and teachers have become so transparent, no? Yes, I mean, वो आया अभी, okay, nonetheless, yes. तो बस अभी बस टाइम पास हो गया बेटा, आया। ओके, टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। तो इसमें सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट ने बोलती है, डीमार्ट सुन इधर, तेरे लिए ये प्रोविजन क्या अलग से क्या है, वो रिसिपेंट को क्या बिल ऑफ सप्लाई और अलग से क्या है टैक्स इनवॉइस इशू मत करना, उसको कुछ नहीं पता वैसे भी। अभी करेंगे यस, तो एक ही क्या है इनवॉइस में डाल देना, टैक्सेबल गुड्स और एग्जेम्प्टेड गुड्स। अभी करेंगे यस, या फिर टैक्सेबल सर्विस या फिर एग्जाम सर्विस, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अलग अलग से इशू करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू विल इशू इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई, अलग अलग से कुछ इशू करने की जरूरत नहीं है, बस ये हेडिंग डाल के क्या है आगे बढ़ लेना। तो इसको वैलिड इनवॉइस रेज किया ऐसा ही समझा जाएगा, जिसमें एक ही इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई में एग्जेम्प्टेड चीजें भी होंगी एंड टैक्सेबल चीजें भी होंगी। तो ये एक प्रोसीजरल चीज था जो क्या है इजी करवा दिया हम लोगों ने ऐसे टाइप के सर्विस सप्लायर्स के लिए who are dealing with recipients who are majorly unregistered. उसके बाद है दूसरा, और वो है इंश्योरेंस, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी कैन इश्यू कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस एट द मंथ एंड फॉर द सप्लाई मेड ड्यूरिंग दैट। सिंपल है, तो आज फॉर एग्जांपल आपने क्या है सर्विसेज ली है, ओके, बैंक से डेबिट कार्ड इशू करवाया, डीडी वगैरह इशू करवाया, लॉकर का सर्विस लिया है, ओके, लेट्स से डीमैट का सर्विस लिया है, बहुत सारी ऐसी सर्विसेज ली है,
एट डिफरेंट जंक्चर इन 1 month ओनली। तो ऐसा नहीं है हर सर्विस के लिए अलग अलग इनवॉइस रेज होगा। 4 सर्विस लिए तो ऐसा नहीं है कि अलग अलग इनवॉइस रेज होगा, नहीं, एक ही इनवॉइस रेज होगा जिसमें चारों सर्विस का नाम दे दिया जाएगा, और वो होगा क्या, कंसोलिडेटेड इनवॉइस, जो एवरी एंड ऑफ द मंथ आप पे रेज कर दिया जाएगा, आपको आपके मेल अकाउंट में दिख जाएगा। तो यहाँ पे एक एक इनवॉइस रेज करने की जरूरत नहीं है, बैंक को बोल दिया है एक महीने में जितनी भी सर्विस है उसको एक साथ क्या है रेज कर दे, ओके, एक ही कंसोलिडेटेड इनवॉइस के अंदर, उतना तेरा कंप्लायंस कम हो जाए। इज दैट वेरी क्लियर? यस, ओके। So that is with respect to tax invoice, debit note and credit note. अच्छा, अभी मेजर अमेंडमेंट आया बॉस टाइम ऑफ सप्लाई में, ठीक है? यस, 12 सबसेक्शन 2 टाइम ऑफ सप्लाई। देखिए, अगर आपके पास वो नोट्स है जो मैंने दी थी आपको, तो उसमें 3 चीजें लिखी है, date of issue of invoice, last day to issue invoice under section 31, and the last is date of receipt of payment whichever is earlier। पर अभी गवर्नमेंट ने वो जो थर्ड लिम्ब है उसको काट दिया है और बोल दिया है अभी टाइम ऑफ सप्लाई इन दोनों के बीच से ही आएगा। आर यू गेटिंग इट? यस। तो डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट काट दे पूरा, अगर वहीं लिखा है तूने तो काट देना, ओके। तो अभी डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, उसको अभी कोई आपको प्रेफरेंस नहीं देना है, ओके। आई इवन टेल यू द डिफरेंस दैट विल हैपन बिकॉज ऑफ द अमेंडमेंट। लिखा तूने, क्या लिखा है? परफेक्ट, हाँ बस, ओके। हाँ, डेट ऑफ पेमेंट काट दे, माने डेट ऑफ पेमेंट फिर डिफाइन भी किया होगा आगे, ऑब्वियसली। तो अभी डेट ऑफ पेमेंट ही नहीं है तो उसका डेफिनेशन का कोई मतलब, वो जो डेफिनेशन है दैट विल मेक सेंस ओनली फॉर 13 सबसेक्शन 2। 13 सबसेक्शन 2 में आपको कंपेयर करना है इनवॉइस को पेमेंट के साथ, है तो अभी नहीं मिल रहा तो रहने दे, ओके। तो बस इतना है। अच्छा सुन, अभी इसका मतलब क्या है, इधर आ टाइम पास सुन। इसका मतलब ये है कि इफ फॉर एग्जाम्पल आई से कि लेट्स से मेरा मुझे एडवांस मिला है कभी 1/4 तारीख को, 1/4 को मुझे मिला है क्या, एडवांस, ओके। 1/4 को मुझे एडवांस मिला है, ओके। मैंने उसके रिलेशन में गुड्स इशू किए, सर्विस नहीं, गुड्स, सिर्फ गुड्स मैंने इशू किए है, लेट्स से फॉर एग्जांपल 1/5 को, ओके, यानी रिमूव किए है, टू बी वेरी प्रिसाइज, रिमूवल ऑफ गुड्स है 1/5, और उसका इनवॉइस जो इशू किया है वो है 2/5। तो पहले हम लोग 14, 15, 25 विचएवर इज अर्लियर करते थे, अभी नहीं है ऐसा, अभी इसको कोई आपको इंपॉर्टेंस नहीं देना है 15 और 25, बिकॉज 15 इज द लास्ट डे टू इशू इनवॉइस इन केस ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स, ओके, दैट इज 15। और एक्चुअली इनवॉइस इशू कब किया है, 25। 15 और 25 विचएवर इज earlier, and thereby 15 shall be the time of supply. Are you getting it? Yes. So that is with respect to 12 subsection 2. मैं एक सम भी दे दूंगा, मैंने अभी सम नहीं दिया है, सिर्फ प्रोविजन लिखा है, बट ऐसा होगा तो I'll even add a sum to it so you can get more clarity. Is that very clear? Yes. But this will happen only for goods. Service में जो है वो ही रहने देना. Are you getting it? Yes. Okay. हाँ, और एक अच्छा, ये अमेंडमेंट की वजह से यहाँ पे भी एक आ जाएगा, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स है ना, उसमें जब आप वो देखेंगे सेक्शन 31 सबसेक्शन 4, ओके, तो वहां पे आपको यहाँ पे दिखाई देगा, देखिए यहाँ पे दिखा होगा डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट दिख रहा है, तो डेट ऑफ पेमेंट को काट दे क्योंकि अभी डेट ऑफ पेमेंट कहीं आ ही नहीं सकता। यहाँ पे कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स करके केस लिखवाया होगा, यस, और डेट ऑफ पेमेंट को काट दे, क्योंकि अंडर नो जंक्चर क्या होना चाहिए, अंडर नो जंक्चर डेट ऑफ पेमेंट जो है वो आना चाहिए एज द टाइम ऑफ सप्लाई, अंडर नो जंक्चर। आर यू गेटिंग इट? अंडर नो केस हमेशा आएगा या तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस या फिर लास्ट डे टू इश्यू इनवॉइस अंडर सेक्शन 31, whichever is earlier. Are you getting it? Yes.
ओके, दैट इज 12 सबसेक्शन 2. अच्छा, अभी ये टाइम पास एग्जेम्पशंस है, तो एग्जेम्पशंस में सुन इधर आ. एग्जेम्पशंस में सुन, जो इंपॉर्टेंट वाले मैं समझा देता हूं, दूसरा ठीक ही है, बस यू जस्ट हैव टू गो थ्रू. फीफा हुआ था बेटा, इंडिया ने फीफा अंडर 19 ऑर्गेनाइज किया था. यस, ऐसा था बेटा, अभी तुझे पता नहीं तो रहने दे. तो ऐसा था कुछ. तो आज अंडर 19 वो ऑर्गेनाइज किया था. तो आज क्या है, उसके रिलेशन में जो भी क्या है, उसकी फीफा का बड़ी फुल फॉर्म है ये, फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन. यस, ऐसा उनका फुल फॉर्म है. एंड इट्स सब्सिडरीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू एनी ऑफ द इवेंट्स. अगर उन्होंने कोई सर्विस दिया है, ओके, तो फिर उस केस में क्या है, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि वो हो जाएगा एग्जेम्प्ट. अच्छा, फिर इफ यू रिमेंबर, ऐसा भी हम लोगों ने केस समझा था कि अगर आप क्या है कहीं पे कोई कॉन्सर्ट में जाते हो, कोई स्पोर्टिंग इवेंट में जाते हो, पर 250 रुपए का एक लिमिट था कि अगर आप क्या है कोई ओडीआई मैच देखने जाते हो कहीं पे भी, तो 250 रुपया पर पर्सन का एक लिमिट था एग्जेम्पशन के अंदर, कि वो एग्जेम्प्ट है. यहां पे बोल दिया है बकायदा, क्या देखिए, विद रिस्पेक्ट टू फीफा, सिंस पहली दफा हम लोग क्या कर रहे थे ऑर्गेनाइज, सीधा बोल दिया क्या, सप्लाई ऑफ सर्विस बाय द वे ऑफ राइट टू एडमिशन टू इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड अंडर फीफा अंडर 17. अच्छा, अंडर 19 अंडर 17 था. वर्ल्ड कप 2017 हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सीजे. तो ये अकेला है बकायदा. क्या करना तू पता है, तेरा मॉड्यूल जो होगा ना उसमें जाना, या फिर मेरे नोट्स में भी है, मेरे नोट्स में भी है, वो मैंने अलग से शीट दिया था, वहां पे है तो निकालो. और क्या, पेज नंबर नहीं, पलट इसको 60, हाँ 64 पे, हाँ 64 पे दिख रहा है आपको. वही नीचे बहुत जगह, देख पुष्कळ जगह है. यस, देखिए फोरसाइट था मेरा, कैसे कोई अमेंडमेंट आने वाला. ओके, ऑब्वियसली नॉट, यू इडियट्स. तो आज इसमें क्या है, कोई मॉनेटरी लिमिट नहीं है बॉस. ऊपर मॉनेटरी लिमिट है, देख 250 रुपया, देख झूठ नहीं बोल रहा, देख मैं. यहां पे कोई मॉनेटरी लिमिट नहीं है. तो ये आ जाए तो भैया 10 लाख रुपए का भी टिकट क्यों ना हो, दिलवा देना उसको एग्जामिशन. ये ट्रिकी है, ट्रिक क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं तुम लोग को. लिख दो, ये जिनके पास है वो वहीं पे लिख दीजिए, और जिनके पास नहीं वो एक्टिंग मत कीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं. इधर लिखना, पब्लिक पूछ रहा है. पेज नंबर 66, 64 64. ये देख जात दिखा साले ने, मैलीस. सिक्सटी 69 को क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, 69. 69 पता आपको? 69 नहीं पता आपको? आप सबको है ना एक मूवी देखना चाहिए, वो मुझे आप लोग ही याद आते हो उसमें, देखता हूँ आपका बचपन भी वैसा ही होगा. भाई इतना ही लिखना है बस. नहीं, अरे वो दूसरा है, यही लिखना है बस. हाँ ठीक है, चलो अभी इतना तो हूं यार. अरे गधे पर लिखना ये है. ओके ठीक है, चल बस. अभी कितना आवाज करता है यार,
ये नया क्या है अभी? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, केयू, के ओ, के ओ, हाँ के ओ, के ई होता है, के डी होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ, ये कौन भाविन सर बोलता है सर? संदीप के ओ, आ जा बेटा। ओके ठीक है, दैट्स इट, ये था वो। अच्छा दूसरा यहां पे एक देख ले यार, ये सब जानवर आज यहाँ पे ही आए हैं। संजय गांधी नेशनल पार्क में आज स्ट्राइक है। आ जा यार, ये नया क्या है सब? मियाओ। ओके लिसन, कम ऑन, चले टाइम पास, आ जा अभी गाउठी। ये सब आवाज सुनाई दे रहा है यूट्यूब पे। ओके एक और देख ले जरा, सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय फेयर प्राइस शॉप्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द वे ऑफ सेल ऑफ व्हीट, राइस, कोर्स ग्रेन्स अंडर पीडीएस सिस्टम। है पीडीएस पता है कि नहीं? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, बीपीएल लोगों के लिए, बीपीएल, बीपीएल। ओके दाणू पता नहीं है तेरे को? ओके तो आज सिंपल सी बात है, वो फेयर प्राइस शॉप्स जो है उनको ये कहाँ से मिलता है? गेहूं वेहूं सब गवर्नमेंट से ही मिलता है। तो आज वो खरीदते हैं कितने में? 100 में, और बेचना पड़ता है लेट्स से उनको 110 में। तो 10 रुपया उनका क्या होता है? मार्जिन। आर यू गेटिंग इट? यस। तो आज सिंपल सी बात है, वो मार्जिन उनको मिलता है कहाँ से? गवर्नमेंट से। आर यू गेटिंग इट? यस। तो वो ऐसे ही समझिए कि सप्लायर वो है जो क्या एज अ कमीशन एजेंट ओके बेच रहे हैं माल ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट टू ऑल द पीपल हु आर इन द बीपीएल लाइन। ओके तो आज सिंपल सी बात है, वो सप्लायर है और रिसिपेंट कौन है? गवर्नमेंट। तो जो भी कमीशन वो चार्ज करते हैं किसको? गवर्नमेंट को। वो गवर्नमेंट ने क्या करवा दिया है? एग्जेम्प्ट। ओके तो दैट इज बेसिकली व्हाट एग्जेम्पशन। हाँ उसमें एक और एग्जेम्पशन बाकी है, देख ले, ये इंपॉर्टेंट वाला है, जीटीए का है ये। ओके जीटीए का, तो सुन, जीटीए में इफ यू रिमेंबर एक केस था विथ रिस्पेक्ट टू आरसीएम। ठीक है, जीटीए में अभी दुख बराबर से देख जरा, इसको लिखवाया है मैंने, देख जरा, चेक कर। बहुत कुछ लिखवाया तेरे को मैंने। ओके सप्लायर अगर कौन है? जीटीए, और रिसिपिएंट बहुत सारे दिए हैं मैंने, सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कंपनी है एंड ऑल ऑफ दैट। तो उस केस में कोई भी आप अगर एक किसी में भी एक में पढ़ते हो तो, और फ्रेड भी अगर आप ही ने पे किया है, तो फिर याद रखना रिसिपेंट विल पे द टैक्स ओके एज पर आरसीएम अंडर 9 सबसेक्शन 3। बट नाउ लिसन, मैंने उसमें एक एक्सेप्शन भी लिखवाया होगा शायद, इंडिविजुअल लिखवाया होगा, देख, इंडिविजुअल एचयूएफ। यस, तो देख आज अगर एक इंडिविजुअल है, मैंने बोला था पर वो कौन सा इंडिविजुअल होना चाहिए? अनरजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल होना, रजिस्टर्ड है तो वो भी केस कवर हो जाता है ऊपर ही। ओके तो लिसन आप, यहां पे सीधा फ्लैट बोल दिया है क्या? सर्विस प्रोवाइडेड बाय जीटीए टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। बात वहीं खत्म हो जाती है। यानी कि क्या, आज अब तक क्या केस था कि फॉर एग्जांपल जीटीए क्या है, ऊपर वाले लोगों को दे रहा है सर्विस, तो बात खत्म। ठीक है, वो रजिस्टर्ड हो जीएसटी लॉ के अंदर या ना हो, जैसे पार्टनरशिप फॉर्म है, वो रजिस्टर्ड हो या ना हो, उसे रजिस्टर्ड हो या ना हो अंडर जीएसटी लॉ, नॉट अंडर पार्टनरशिप। तो आज सिंपल सी बात है, ले पार्टनरशिप फॉर्म है तो अनरजिस्टर्ड भी है ना, अगर किसमें? जीएसटी लॉ में, तो भी उसका नाम ऊपर है, तो टैक्स कौन पे करेगा? पार्टनरशिप फॉर्म। कंपनी है अंडर कंपनीज एक्ट 2013, तो आज क्या है? वो भले ही क्या अनरजिस्टर्ड है, पर आज क्या है? सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट ने बोल दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टैक्स आप ही को पे करना पड़ेगा। इसीलिए रजिस्ट्रेशन के प्रोविजंस में भी क्या है? रेफरेंस दिया सेक्शन 24 में, क्या क्या अगर लायबिलिटी आ जाता है रिसिपेंट पे टू पे टैक्स एज पर 9 सबसेक्शन 3, तो झक मार के उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा अंडर सेक्शन 24।
ओके तो यहां पे अगर आपका लायबिलिटी आ जाता तो आपको क्या पहले रजिस्टर करवाना और फिर टैक्स पे करना है। तो ये पूरा लिस्ट दिया है पर्सन का। नाउ द फैक्ट इज अब तक ये केस पढ़ा जाता था कि अगर जी को एक ही ऐसा केस है जहां पे क्या है लायबिलिटी किस पे आएगा, फॉरवर्ड चार्ज के हिसाब से किस पे, जीटीए पे। और वो कब होता था, जब रिसिपेंट क्या है रजिस्टर्ड इंडिविजुअल या एचयूएफ। पर अभी उसको भी गवर्नमेंट ने क्या करवा दिया है, एग्जेम्प्ट। क्या करवा दिया है, यस यानी इशारा किसकी तरफ है पता, कि जीटी अभी सर्विस दे रहा है ना, तो या तो वो टैक्सेबल होगा इस पर आरसीएम, या फिर होगा क्या, एग्जेम्प्ट। क्या होगा, तो कोई भी स्थिति में क्या है जीटीए पे लायबिलिटी आएगा ही नहीं टू पे टैक्स टू गवर्नमेंट। ये आप समझिए, समझिए मैंने क्या बोला, यस। तो ये अमेंडमेंट को प्लीज आप साथ में पढ़िएगा, वो 9(3) वाले के सेक्शन के साथ। आर यू गेटिंग इट, यस। अच्छा चलो, अभी ये सेकेंड लास्ट केस है, उसके बाद बस एक लास्ट बाकी है और वो है लेट फीस वगैरह, दैट्स इट। कितना हुआ, कितना बजा टाइम, हाँ 12, हाँ तो हो जाएगा आधे घंटे में, आधे घंटे या फिर 45 मिनट्स एट द मोस्ट। कल है तो कैंसिल हो जाएगा वो लेक्चर बेटा। अरे यार ऐसा मत कर, हाँ क्या करवाना है, सर नया अमेंडमेंट पढ़ाओ। नहीं सुन, अभी देख तू इमोशनल हो रहा है, और याद रखना सब फालतू बातें यहाँ पे तू आएगा 3 घंटे के लेक्चर के लिए तू आएगा, गलत बात है ये। नहीं, द फैक्ट इज वेरी सिंपल एंड दैट इज व्हाट, लिसन, इट इज टाइम यू मूव ऑन इन लाइफ, यस यू मूव ऑन, समटाइम्स इट हैपेंस यार, ओके बट नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, बट तेरे लिए भाभी को भी छोड़ दूंगा, ओके क्या बात करता है यार, ओके तो द फैक्ट इज, देख बोलने के लिए तो कुछ भी बोल ही सकते हैं तो अभी केस क्या है, अभी प्लीज यार अभी 3 महीना है बॉस, झोंक देना तू, ये सब फालतू टाइम पास मत कर, नहीं आना है तो नहीं आना, बात खत्म। आज ही सब क्या है बेटा, रंगलियां मना लेना, जो भी करना है, माने जो भी सेलिब्रेशन करना है, मूवी देखने जाना है आज करना, फिर लाइब्रेरी पकड़, या फिर घर है तो घर पे बैठ माने अगर घर में कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है तो समझा, वरना लाइब्रेरी जा, बट शुरू कर दे पढ़ना, बिकॉज भाई ये 3 महीना है। और याद रखना मैं बताता हूं तुझे, तू ऑलरेडी लेट है, समझा, 12th के बाद सीपीटी देते हैं लोग अगर तू सीधा आईपीसीसी में है तो यू हैव हैड अ कॉस्ट ऑफ दैट ऑब्वियसली, सो नाउ यू कैन नॉट अफोर्ड एनी फर्दर डिलेस। और आप प्लीज अपने कांटेक्ट में रहिएगा, आपके जो मे वाले दोस्त हैं अगर है तो, कि भाई उन्होंने क्या तैयारी किया, उन्होंने क्या गलती की, बहुत मैटर करता है कि उनकी गलती से आप सीखे। नॉट यू नो नॉट ऑल द मिस्टेक्स आर टू बी डन बाय योरसेल्फ, वन लाइफ इज नॉट इनफ फॉर दैट, you have to learn from others mistake also, okay so please वो भी रखिएगा। और ठीक है, हाँ बस 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 आ जाओ ठीक है चलो, बस अभी एक लास्ट बात है, देखो फॉर एग्जांपल आई टेल यू, आज लेट्स से ऐसा केस है कि कंपनी है, ओके लेट्स से वो मशीनरी वगैरह बना रहा है, ठीक है कैपिटल गुड्स मशीनरी बना रहा है, तो मशीनरी उसने बेच दिया है। अभी उसने क्या है, एक ऐसा वैन जैसा बना है, कन्वेयंस बना है, ट्रक ले लो या फिर क्या है कुछ मोटर व्हीकल ले लो, तो उसने ऐसा कन्वेयंस रखा है जिसमें क्या है, लेट्स से रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के सभी क्या है इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है। जैसे उसको कॉल आता है कोई भी क्या है अपने कस्टमर से कि भाई पुर्जे ढीले हो गए हैं, आप प्लीज उसे रिपेयर करने आ जाइए, तो सीधा क्या है लेके चला जाता है वो वैन, कहाँ पे, वो कस्टमर के पास जहां पे क्या है उसने वो कैपिटल गुड्स बेचा है। तो यहां पे अभी आप
बताइए मुझे कि बस द फैक्ट इज कि आप मुंबई में हो और वो अहमदाबाद में है, इंटर स्टेट मूवमेंट हो रहा है। तो यहां पे क्वेश्चन ये है कि आज क्या ये इंटरस्टेट मूवमेंट हो रहा है इन रिलेशन टू कन्वेंस? ओके, क्या कन्वेंस यहां पे आपने बेचा है? बताइए मुझे आप पहले ये बताइए, क्या यहां पे आप कन्वेंस लेके गए आपका मुंबई से अहमदाबाद, वहां आपने क्या किया? वो गाड़ी को ठहराया और क्या इंस्ट्रूमेंट्स लेके रिपेयर कर दिया। तो यहां पे मुझे आप बताइए, क्या आपने ये कन्वेंस बेच दिया है? बेच दिया आपने? नहीं। तो क्या ये सप्लाई है? क्योंकि सप्लाई की डेफिनेशन में क्या लिखा है? ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ। यहाँ पे तो कंसिडरेशन ही नहीं, आपने बेचा ही नहीं हो। तो आज इशारा किसकी तरफ है? क्या वो कन्वेंस बेचा है आपने? नहीं। तो क्या वो सप्लाई है? नहीं। तो सप्लाई क्या है? सप्लाई होगा वो चीज जहां पे आपने वो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह यूज किए होंगे वो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का सर्विस देने के लिए, जहां पे गुड्स भी शामिल होगा और क्या होगा? सर्विस भी। समथिंग लाइक अ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या है? गुड्स भी है और क्या है? सर्विस भी है। तो उसके रिलेशन में क्या है? श्योरली वो सप्लाई बोला जाएगा और आप चार्ज करेंगे उस पे जीएसटी। किसको? रिसिपिएंट को। किसके रिलेशन में? जो आपने रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का सर्विस दिया है उसके रिलेशन में, हालांकि किसके रिलेशन में? कन्वेयंस। कन्वेयंस जो क्या है? कन्वेयंस ने जो मूवमेंट लिया है फ्रॉम मुंबई टू अहमदाबाद, क्या उसके रिलेशन में आप क्या है उसको चार्ज कर रहे हो? नहीं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने बस यही क्लैरिटी दिया है कि ऐसे सिनेरियो में भले ही क्या है वो जो गाड़ी है वो मूव कर रहा है ऑल द वे फ्रॉम मुंबई टू अहमदाबाद, पर उसे इंटरस्टेट सप्लाई नहीं बोला जाएगा भाई। समझा? इंटरस्टेट सप्लाई माना जाएगा किसको? रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस की सर्विस को। आर यू गेटिंग इट? यस। तो प्लीज ये मिथ है या फिर क्या है? ये क्लैरिटी सीबीएसई ने दिया है कि वो इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ कन्वेयंस तो नहीं है, हाँ रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस सर्विस हो सकता है। आर यू गेटिंग इट? यस। वैसे ही ये ट्रांजैक्शन अगर किस में होता है? बिटवीन टू डिस्टिंक्ट पर्सन। डिस्टिंक्ट पर्सन इफ यू रिमेंबर कि आज क्या है, फॉर एग्जांपल डीमार्ट कहाँ पे है? मुंबई में है। और डीमार्ट कहाँ पे है? अहमदाबाद में है। तो वो रजिस्टर्ड होगा अंडर गुजरात एसजीएसटी एक्ट और मुंबई वाला रजिस्टर्ड होगा अंडर महाराष्ट्र एसजीएसटी एक्ट। तो आज क्या है? लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कोई गुड्स लेके जा रहा हूँ, सॉरी लेट्स से फॉर एग्जांपल डीमार्ट, ठीक है डीमार्ट ले लीजिए। तो डीमार्ट में भी ऐसा कोई सीन है जहाँ पे क्या है एक उन्होंने वैन वगैरह रखा है जिसमें क्या रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के इंस्ट्रूमेंट्स है। तो सेम चीज हो रहा है बिटवीन टू डिस्टिंक्ट पर्सन। तो आज क्या कन्वेयंस जब जा रहा है मुंबई से अहमदाबाद तो क्या कन्वेयंस बिक रहा है वहां पे? नहीं। पर क्या दिया जा रहा है? सर्विस। कौन सा सर्विस? रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस सर्विस। और वो सर्विस बोला जाएगा एज डीम सप्लाई अंडर 71C। क्योंकि 71C क्या बोलता है? इफ यू रिमेंबर, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन विदाउट कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। आर यू गेटिंग इट? यस। तो उसके रिलेशन में क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट बोल रहा है क्या कि उसे डीम सप्लाई बोला जाएगा। किसको? जो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का सर्विस दिया उसको, और ना कि किसको? जो कन्वेयंस गया है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर उसको नहीं बोला जाएगा। आर यू गेटिंग इट? यस। उसके बारे में बस क्लैरिटी दी है और कुछ नहीं। ओके, नाउ द लास्ट पार्ट दैट needs to be taken into consideration is late fees. What is it? Yes. गवर्नमेंट भूल गया कि वो इंडिया में है, और गवर्नमेंट दूसरा चीज ये भूल गया कि इंडियंस लास्ट मोमेंट पे ही झांकते हैं। Are you getting it? और गवर्नमेंट इसके लिए रेडी था नहीं। इसीलिए क्या है, जो भी हो, आज भले ही 1 से 10 तारीख के बीच में आपको जीएसटीआर 1 फाइल करना होता है, पर हम लोग झांकते हैं कभी बेटा 10 तारीख को ही, और इसीलिए जैम हो जाता है सर्वर। तो ऑब्वियसली डिले तो होगा ही यार, क्योंकि क्या है इशू गवर्नमेंट के एंड पे भी है कि उनका जो सिस्टम है वही साला क्या है रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। ओके, और करेगा भी कैसे? ओके, जब क्या है बेटा 1.52 करोड़ एसएससी एक साथ अगर क्या है टूट पड़ेंगे वो सिस्टम पे तो क्रैश ही हो जाएगा वो। तो आज इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं भाई, और देख यार बात गाली गलोच पे आ गई थी
एसएससी ने गवर्नमेंट को बोला पागल है क्या, क्या कर रहा है तू, 100 रुपया रख रहा है लेट फीस, हाँ पागल है क्या, इतना इतना कौन रखता है यार, 100 रुपया प्रतिदिन, यानी 10 दिन हुआ तो कितना होगा, 1000 रुपया, तो उसको बहुत सारा बर्डन लग रहा था एसएससी को। तो बर्डन को क्या है जरा हम लोगों ने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया उसको, कितना, यस 25 रुपया सीजीएसटी, 25 रुपया एसजीएसटी, यानी 50 रुपया। आर यू गेटिंग इट, यस ओके। और मैक्सिमम तो वही लिमिट रहेगा, कितना, 5000। मैं लिखवा देता हूं जरा इसको, रुक जा। और दूसरा किसके रिलेशन में, ये आई टेल यू किसके रिलेशन में, जीएसटीआर 1 के रिलेशन में है, जीएसटीआर 3B के रिलेशन में है। ओके अभी आपको इतना ही पता होना चाहिए, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2 अभी है ही नहीं, आपको पता ही होगा, इससे बात किसी छुपी नहीं है। ओके वरना जीएसटीआर 2 होता तो उसके रिलेशन में भी होता, पर वो नहीं है तो नहीं है। तो जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B, दैट इज व्हाट इज इन योर सिलेबस। आर यू गेटिंग इट, यस ओके। and GSTR 5, I'm sorry, and GSTR 5, ओके तो ये 3 के रिलेशन में है क्या, 4 भी है मैंने, अरे पर 4 आपके सिलेबस में नहीं है, एक सेकंड सॉरी कंपोजिशन वाला है, I'm sorry, GSTR 4 भी है, GSTR 4, GSTR 1, 3B, 4 कंपोजिशन टैक्स पेयर एंड 5। इस सब के केस में क्या हो जाएगा, 25 रुपया प्रतिदिन सीजीएसटी, 25 रुपया प्रतिदिन एसजीएसटी। अच्छा और नील रिटर्न के रिलेशन में क्या होगा, कितना है, 10 रुपया, यस 10 रुपया सीजीएसटी, 10 रुपया एसजीएसटी, ओके। और रुक जा अभी कुछ लिख मत, मैं कायदे से लिखवाऊंगा। फाइनल रिटर्न जो है, सुन याद, फाइनल रिटर्न एंड एनुअल रिटर्न। फाइनल रिटर्न कब भरा जाता है, जब आप अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट क्या करते हो, कैंसल। और अपना एनुअल रिटर्न तो आपको पता ही है, जो भी फाइनेंशियल ईयर है उसके अगले साल की 31 दिसंबर। तो अगर आप मार्क करेंगे आप, तो अभी अपना जीएसटी कभी आया, 1/7/2017, तो 17-18 का एनुअल रिटर्न कब भरना है, 31 दिसंबर 2018। तो अभी क्या ऐसा मौका और दस्तूर आया है क्या एनुअल रिटर्न भरा जाए, तो ड्यू डेट क्या है, ये साल का 31 दिसंबर 2018। तो इसीलिए उसके रिलेशन में कोई अमेंडमेंट ही नहीं है, क्योंकि अभी फाइल करने का टाइम ही नहीं आया ना। अब तक ये सब में अमेंडमेंट क्यों हुआ, क्योंकि ये सब फाइल करने का टाइम आ चुका है भाई। आर यू गेटिंग इट, यस। और फाइनल रिटर्न में भी अमेंडमेंट नहीं आया है, क्यों, क्योंकि फाइनल रिटर्न एक ही दफा भरना होता है भाई, और वो कब होता है, जब आपका रजिस्ट्रेशन होता है। अच्छा चलता हूं दुआओं में। आर यू गेटिंग इट, यस ये बात है। तो इसीलिए उसमें ऑब्जेक्शन नहीं लिया गवर्नमेंट कि भाई क्या है, एक ही बार तो भरना है, उसमें भी यार तू मगजमारी कर रहा है, तो उसमें 100 रुपया ही रखा है, 100 रुपया सीजीएसटी एंड 100 रुपया एसजीएसटी। ओके तो अभी इसको पूरा कंसोलिडेट करते हैं और पूरा लेट फीस का एक चार्ट बना लेते हैं। एंड यस आई थिंक दैट इज वेयर वी शुड रैप अप विथ जीएसटी, एब्सोल्युटली ठीक है। तो जरा आपकी नोटबुक खोल दीजिए, उसमें हम लोग लेट फीस शुरू कर देंगे। ये इसको कंपेयर करना है आपको किसके साथ, 5000 के साथ, और इसको कंपेयर करना है 5000 के साथ। पहले 100 रुपए को कंपेयर करते थे, ये 25 रुपया है। मैं एग्जाम्पल भी देता हूं, लिखे लिखे पहले आप।
चलिए बताइए, एचयूएल लिमिटेड है, ओके, हैज फाइल्ड जीएसटीआर 1 फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2018 ऑन 10th जून 2018। सबसे पहले बताइए ड्यू डेट क्या होता? परफेक्ट, 10th में। एक्चुअल डेट है क्या? 10th जून। नंबर ऑफ डिलेड डेज कितने हुए? देखिए ड्यू डेट ये है, यानी ये लास्ट दिन था, ये दिन पे कर दिया तो लेट फी नहीं भरना है। तो मई में बचे हैं कितने? 21। ओके, जून में कितने? 10 लेना है, 10th डे भी लेना है, बिकॉज क्या खा के आता है बेटा? $31। आर यू गेटिंग इट? यस। तो 31 डेज है, ठीक है, डिलेड डेज इज 31 डेज। अबे सुन अभी टाइम पास, कैसा है दोस्त? आजा। ओके, तू नवंबर वाला है साले? दिसंबर में कौन सा एग्जाम देता है गधे? साले एक से चालू टाइप लोग है। आजा। ओके, तो नंबर ऑफ डिलेड डेज इज हाउ मच? 31। ये टाइम पास सुन अभी। तो अभी यहां पे लेट फीस का कंप्यूटेशन करेगा तो क्या करेगा? 25 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 31 डेज और 5000 विच एवर इज लोअर। तो ये क्या आ जाएगा? ये क्या लिखा मार्क्स? बचा के रखना है तुम लोगों से, दरिंदे हो तुम लोग। 25 मल्टीप्लाई 31 मेक्स इट टू 775 और 5000 whichever is lower, that makes it to 775. Okay, so this is late fees in relation to CGST. Are you getting it? Yes. Okay. Therefore, late fees in relation to SGST is also 775. So total late fees payable is 1500। प्लीज जस्ट फर्स्ट फिगर आउट द ड्यू डेट। प्लीज फिगर आउट द ड्यू डेट। तो ड्यू डेट के लिए तेरे को उसका प्रोविजन पता होना चाहिए। जीएसटीआर 4 में फिर क्वार्टरली और फिर इसमें if you remember 20th of the next day or 7 days expiring from the date of registration whichever is later है। लोअर क्या कहते? डेट में लोअर आएगा। फूक के आते हो क्या? हाँ, सस्ता कौन है ये? मीनल मैम। मीनल मैम अलग ही लेवल है। किसको? भाई उनका है भाई, होगा भी। ओके, आजा बेटा, एंगल बहुत जोड़ देता है घबा घब। आ जाओ। मैंने ऐसा वर्ड कभी सुना ही नहीं यार, हम गुजराती और पहली बार मैंने सीखा ऐसा वर्ड कोई। ओके, लिखा के नहीं गाउटी? ओके, कौन है साला? सॉरी यार, तेरे को नहीं था। हरामी कौन है वो? बस अभी साले जीपीएल ही खाएगा तू। ओके, लिखो फिर, हेडिंग डालो नील रिटर्न। नील रिटर्न साले वापस भेज, एक्स्ट्रा नहीं है। कायदे से भेज।
Late fees in relation to nil return. बस अभी ऐसा बजाऊंगा ना साले, बजेगा ही नहीं अभी। साले गार्डन में है, कहाँ पे है वे? अरे पता है अभी मौसम सुहावना है, तू कंट्रोल किया कर। ये अर्लियर कहाँ लिखा मैंने यार? कहाँ पेन भेजा? पेन भेजा के नहीं साले, क्या लेके जाएगा क्या? अच्छी है क्या? पेन है वो? व्हाट डू यू इमेजिन यार? ये पेन है तो हाथ में क्या इमेजिन करते हो तुम लोग? अमेजिंग bunch of filthy people. अभी इसका एग्जाम्पल चाहिए तेरे को, ठीक है अभी इसमें। ओके, और एक लिख दे, लेट फीस इन रिलेशन टू फाइनल रिटर्न, इन रिलेशन टू फाइनल रिटर्न। लिख दिया? तो कुछ ज्यादा डिफरेंस है नहीं बेटा, नील को फाइनल कर देना और इसमें एक और इंडा जोड़ देना। इंडा, इंडा, इंडा है वो। चुप। समझ में आता है आपको सब? Yes. The only difference is that here in annual return you will compare it with not 5,000 but 0.25% multiplied by the turnover of the financial year for which you are filing the annual return. कैसा लग रहा है? आज लास्ट दिन है आपका, है ना? लास्ट दिन है यार आपका, फ्रीक मैन। आज नहीं है क्यों? बेटा एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा, देना भी है उसको। ओके, जस्ट राइट डाउन द एग्जाम्पल फॉर दिस वन, एनुअल रिटर्न।
लिख दो बाटा लिमिटेड, बाटा लिमिटेड। अभी क्या हुआ मेरे बाप, क्या क्या ढूंढ लेता है भाई। बाटा लिमिटेड filed its annual return. Bata Limited filed its annual return for FY 18-19, for FY 18-19. ये कौन बोलता भूला? मैं नहीं बोलता भूला भूला, फेंका बा किसी का भी, किसी को भी चिपका देता तो। ओके ऑन लिख, आ रहा है बड़ा, आ रहा है ऑन। on let's say 15th February, 14th नहीं है 15th है, 50 2000 2000 नहीं, क्या बोला मैंने, 18-19 बोला है साल, 2020, 15 फरवरी 2020। यस, तो बताइए अभी। अच्छा, और एक लिख दीजिए, द टर्नओवर इन FY 18-19 was, ये गुजराती लेडीज, लिख 10 lakhs, 10 lakhs, 10 lakhs लिखो। चलो अभी बताओ क्या आएगा। पहले नहीं, पहले लिखो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न for FY 18-19 is 31st December। अरे कभी तो इंसानों जैसा बिहेव कर तू। 31st December 2019। क्या आ जाए नेक्स्ट, उसके बाद। अरे यार कर यार, आज लास्ट दिन पे डांट खाएगा तू। एक्चुअल दूसरा लिख, एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। बनकर ये सब चूचा चू, आजा। एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न इज इक्वल्स टू 15 February 2020। Yeah, number of delayed days is 46 days। 46 पक्का? यस 46। हाँ फिर कर दीजिए। लेट फीस इन रिलेशन टू CGST 100 rupees per day, so that makes it 200 multiplied by 46 or 0.25% of the turnover, that is like whichever is lower, say to 4600 or 2500, so that's 2500। सेम यहाँ पे भी सेम।
5,000, yeah. ठीक है, yeah. Yeah, that's a friends. We are done with amendments. We are done with amendments, yes. क्या करना है अभी?